नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 1181, गुइयुआन परिवार। अनुवादक सीके टेलन, संपादक सीके टेलन। मायरीड सिटी के उत्तर पश्चिमी कोने में एक चौड़ी ग्रेनाइट की सड़क फैली हुई थी। इस सड़क के अंत में एक भव्य हवेली खड़ी थी। हवेली 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई थी। इसके द्वार पर 30 फुट ऊंचे 2 कांसे के शेर स्थापित थे जो अत्यंत शक्तिशाली प्रतीत होते थे। सरसरी नज़र से देखने पर यह किसी राजा के निवास जैसा लगता था, लेकिन वास्तव में यह हवेली मायरीड सिटी के दूसरे सबसे बड़े गुट गुइयुआन परिवार का निवास स्थान थी। एक कुशल घोड़ागाड़ी गुइयुआन परिवार के दरवाजे के सामने आकर रुकी। जैसे ही पर्दा खुला, एक नौकरानी बाहर निकली और बोली, मालकिन, हम यहाँ आ गए हैं। ठीक है, उद्धरण चिन्ह। एक धीमी सी स्त्री की आवाज़ सुनाई दी जब बैंगनी रंग के वस्त्र पहने एक लड़की गाड़ी से बाहर निकली। वह कोई और नहीं बल्कि गुइयुआन परिवार की परी बैंगनी वर्षा थी, जो एक जादुई जीवन जी रही थी। मालकिन, क्या आपकी तबीयत अब बेहतर है? नौकरानी ने चिंता से पूछा। परी पर्पल रेन कई महीनों से एक रहस्यमयी बीमारी से ग्रसित थी। फेरी पर्पल रेन ने अपना सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ। फेरी पर्पल रेन गाड़ी से उतरते समय रेलिंग को पकड़कर सहारा ले रही थी। हालांकि वह खुद को ठीक बता रही थी, लेकिन उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। वह बेहद कमजोर और लाचार लग रही थी। यह महामारी व्यापक रूप से फैली हुई थी, लेकिन केवल प्रतिभाशाली लोगों को ही इसकी चपेट में आई। गुइयुआन परिवार की सबसे प्रतिभाशाली सदस्य होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से इससे बच नहीं पाई। फेरी पर्पल रेन को बीमारी होने के बाद कुछ ही महीनों में उसका शरीर कमजोर होने लगा। ये पता चला कि अधिक प्रतिभाशाली लोग इस बीमारी की चपेट में जल्दी आ जाते हैं। उनके शरीर भी और भी तेजी से कमजोर होने लगते हैं। जहां तक कम प्रतिभाशाली लोगों की बात है, बीमारी ने केवल साधना को अप्रभावी बना दिया। इसने उनकी जीवन शक्ति या रक्त प्रवाह को प्रभावित नहीं किया। फेरी पर्पल रेन की प्रतिभा के बारे में विस्तार से बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बीमारी के कारण उनकी जीवंतता तेजी से कम होती जा रही थी। गुइयुआन परिवार ने फेरी पर्पल रेन की जांच के लिए कई डॉक्टरों से संपर्क किया, लेकिन किसी को भी इलाज नहीं मिला। बात यहां तक पहुंच गई कि गुइयुआन परिवार के मुखिया ने स्वयं परी बैंगनी वर्षा के दांत्यान की जांच की। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह विचित्र बीमारी एक दुष्ट आत्मा के आक्रमण का परिणाम थी। कई लोग इस बीमारी के कारण से चकित थे। आमतौर पर बुरी आत्मा के प्रवेश का इलाज उस बुरी आत्मा को पराजित करना ही होता था। हालांकि दुष्ट आत्मा की उपस्थिति का एहसास होने के बावजूद गुइयुआन परिवार के मुखिया असहाय थे, क्योंकि उन्हें यह भी पता चला था कि दुष्ट आत्मा परी बैंगनी वर्षा के दांत्यान में समा गई थी और उसमें विलीन हो गई थी। दुष्ट आत्मा को नष्ट करना आसान नहीं था। मुश्किल ये थी कि परी बैंगनी वर्षा के दांत्यान को नुकसान पहुंचाए बिना दुष्ट आत्मा को पराजित किया जाए। यदि उस आत्मा को पराजित करने से दांत्यान का विनाश हो जाता तो उसे बचाना बेहतर नहीं था। इसलिए जब तक वे कोई चिकित्सीय समाधान नहीं खोज लेते, तब तक बीमारी बढ़ती ही रही। खुद को ठीक बताने के बावजूद परी पर्पल रेन दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। मन ही मन वह बढ़ती हुई चिंता से ग्रस्त थी। स्वर्ग की एक धन्य पुत्री के लिए अचानक ऐसी विपत्ति का आना न केवल साधना के बहुमूल्य समय की बर्बादी थी, बल्कि यह भी संभव था कि वह कम उम्र में ही मर जाए। भला इतनी स्वाभिमानी परी पर्पल रेन भला ऐसे दुखद परिणाम को कैसे स्वीकार कर सकती थी? फेरी पर्पल रेन ने पहले ही यियुन की तलाश में लोगों को भेज दिया था। पूरे मायरीड सिटी में केवल यियुन ही बीमार डोंग शियाओवान को जगाने में कामयाब रहा था। हालांकि यियुन समस्या की जड़ तक इलाज करने में असमर्थ था, लेकिन कम से कम लक्षणों को कम करने में सक्षम था। फिलहाल डोंग शियाओवान की यही एकमात्र इच्छा थी। हालांकि कई महीने बीत चुके थे और यियुन मानो हवा में गायब हो गया था। उसका कोई अता पता नहीं था। परी बैंगनी वर्षा जानती थी कि मिरियड इमॉर्टल पवेलियन में एक भव्य रसायन विज्ञान सह चिकित्सा सम्मेलन होने वाला है, लेकिन कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता था कि एकत्रित रसायनज्ञ और चिकित्सक रोग का इलाज ढूंढ पाएंगे या नहीं। एकमात्र व्यक्ति जो निश्चित रूप से बीमारी के प्रभावों को कम करने का तरीका जानता था वही यून था, लेकिन वह मिल नहीं पा रहा था। सुश्री, चौथे एल्डर को एक डॉक्टर मिल गया है जो आपकी जांच करना चाहता है। वह आपको आमंत्रित करता है। उसी क्षण गुइयुआन हवेली का एक बूढ़ा प्रबंधक आगे आया और उसने ये कहा। एक डॉक्टर, प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। फेरी पर्पल रेन ने आह भरी। चौथे एल्डर उसके दादा थे। स्वाभाविक रूप से वे उसकी हालत को लेकर चिंतित थे। दरअसल गुइयुआन परिवार में बीमार पड़ने वाली वह अकेली नहीं थी। परिवार के कई प्रतिभाशाली जूनियर भी बीमार पड़ चुके थे। पिछले कुछ महीनों में भले ही फेरी पर्पल रेन ने 100 डॉक्टरों को न दिखाया हो, लेकिन उसने दर्जनों डॉक्टरों को जरूर देखा था। वे हर तरह के आकार और रूप में थे। कुछ की घनी दाढ़ी थी, लेकिन उनमें से किसी के पास भी समस्या का समाधान नहीं था। मुझे उनसे मिलने का मन नहीं है, फेरी पर्पल रेन ने कम होती रुचि के साथ कहा। उसे अब कोई उम्मीद नहीं थी। इनमें से कुछ डॉक्टरों का साधना स्तर दाव पहले स्तर से थोड़ा ही कम था और वे उससे कहीं नीचे थे। ऐसे डॉक्टर भला कुछ कैसे पता लगा सकते हैं? चौथे एल्डर ने विशेष रूप से कहा कि इस डॉक्टर के कौशल असाधारण हैं। महोदया, वह आपसे विशेष रूप से उपस्थित होने का अनुरोध करते हैं। सेवक के बार बार आग्रह करने पर परी बैंगनी वर्षा ने अनिच्छा से सिर हिलाया। वह जानती थी कि उसके दादाजी चिंतित थे, जो उनके अच्छे इरादों का ही परिणाम था। वह केवल सहयोग कर सकती थी और आशा कर सकती थी कि इससे कुछ लाभ होगा। परी पर्पल रेन ने सेवक के पीछे पीछे मुख्य द्वार से बाहर कदम रखा और झील के ऊपर बने एक घुमावदार पुल को पार करने के बाद वह पीछे के बगीचे में एक बगल के हॉल में पहुंची। बगल वाले बगीचे में बहुत कम लोग आते थे और वह जगह बेहद छिपी हुई थी। परी पर्पल रेन थोड़ी हैरान थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी जगह पर मुलाकात होगी। दादाजी, फेरी पर्पल रेन ने चौथे एल्डर को देखते ही उन्हें प्रणाम किया। पर्पल रेन, तुम आ गई हो, बैठ जाओ। चौथे बुजुर्ग ने अपने बगल में रखी कुर्सी की ओर इशारा किया। उनके दूसरी ओर नीले रंग के वस्त्र पहने एक युवक बैठा था। वह बिल्कुल साधारण और पहचान से परे लग रहा था।
अपने महत्वपूर्ण दादाजी के सामने भी वह शांत भाव से कुर्सी पर बैठा था। फेरी पर्पल रेन चौंक गई। तीनों कुर्सियों की स्थिति देखकर उसे आखिरकार उस युवक की पहचान का पता चला। कहीं आप डॉक्टर तो नहीं हैं? परी पर्पल रेन अवाक रह गई। वह युवक उससे ज्यादा उम्र का नहीं लग रहा था। अगर उसने जवानी बनाए रखने वाली गोलियां भी ली होती तो भी वह इतना जवान नहीं दिखता। आमतौर पर जवानी बनाए रखने वाली गोलियां केवल एक युवा या मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति जैसी दिखने में मदद करती हैं। उसके सामने खड़ा युवक 16 साल के किसी आम इंसान जैसा लग रहा था। युवक ने उसकी ओर एक नजर डाली। उसी क्षण चौथे बुजुर्ग ने उत्साह से कहा, इस युवक की मुलाकात संयोगवश एक बीमार कनिष्ठ से हुई। उसने एक नज़र में ही बीमारी का कारण बता दिया। ये बिल्कुल वही था जो कुलपति ने बताया था। जब उनके मुखिया ने बीमारी का कारण पता लगाया तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से अपने निष्कर्षों का प्रचार नहीं किया। झोउ परिवार या मायरी डेमोटल पवेलियन जैसे अन्य गुटों ने भी शायद कारण का पता लगा लिया था, लेकिन उन्होंने भी इसे गुप्त रखना ही बेहतर समझा। उस युवक ने खुद ही इसका पता लगा लिया, और वह भी सिर्फ एक नज़र से, जिससे चौथे एल्डर कुछ हद तक उत्साह से भर गए। क्या उसने बीमारी का कारण पता लगा लिया? फेरी पर्पल रेन को कुछ आश्चर्य हुआ, लेकिन वह बिल्कुल भी उत्साहित नहीं हुई। बीमारी का कारण पता लगाने मात्र से उसका समाधान न कर पाना पूरी तरह व्यर्थ था। उसे कारण तो पता था, लेकिन उसका शरीर अस्वस्थ बना रहा। परी बैंगनी वर्षा, हम फिर मिलेंगे, युवक ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज़ परी बैंगनी वर्षा को जानी पहचानी लगी। फेरी पर्पल रेन ने युवक को संदेह भरी नजरों से देखते हुए हैरानी से कहा, तुम? उद्धरण चिन्ह। उसी क्षण परी बैंगनी वर्षा ने युवक की गहरी लेकिन चमकदार आंखें देखीं। उसका स्वभाव उसे और भी परिचित लगा और वह अचानक खड़ी होकर बोली, तुम यी यून हो? परी बैंगनी वर्षा में वाकई अद्भुत विवेक है। यी यून ने इस बात से इनकार नहीं किया। उसने स्टार ट्रांसफरेंस हेवन चेंजिंग बुक का इस्तेमाल करके मायरीड सिटी आने से पहले अपना रूप बदल लिया था। शहर के प्रवेश द्वार पर उसने गुयुआन परिवार द्वारा लगाया गया एक नोटिस देखा था जिसमें लिखा था कि वे एक डॉक्टर की भर्ती कर रहे हैं। उसने अनुरोध स्वीकार कर लिया था। यी यून का गुयुआन परिवार के सामने अपनी पहचान छिपाने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि उसने तारा स्थानांतरण स्वर परिवर्तन पुस्तक का उपयोग किया था, उसकी आवाज़ में कोई बदलाव नहीं आया था। उसने जानबूझकर अपनी पहचान नहीं छिपाई थी, वरना परी बैंगनी वर्षा उसे कभी पहचान नहीं पाती। क्या तुम यी यून हो? चौथे एल्डर भी चौंक गए। हालांकि गुयुआन परिवार लगातार और गुप्त रूप से यी यून की तलाश कर रहा था, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यी यून स्वेच्छा से मायरीड सिटी आएगा, जबकि मायरीड इमॉर्टल पवेलियन उसे पकड़ने के लिए इतनी मशक्कत कर रहा था। इसके अलावा उसने भेष बदलने की तकनीक से सबको चकमा दे दिया था। सर्वोच्चता के शुरुआती चरण में होने के बावजूद वे इस तकनीक को समझ नहीं पाए थे। इस तरह की भेष बदलने की तकनीक बेहद शक्तिशाली थी। हालांकि ध्यानपूर्वक विचार करने पर पता चलता है कि यून स्वयं सर्वोच्च शक्ति के स्तर का था। ऐसी भेष बदलने की तकनीक का होना जो अन्य सर्वोच्च शक्तियों को भी धोखा दे सके, कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। शायद केवल नगर स्वामी के न्याय असंख्य अमर मंडप के महागुरु जैसे लोग ही उनके भेष की खामियों को देख पाते, लेकिन असंख्य दिव्य क्षेत्र में उस स्तर के लोगों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। असंख्य अमर मंडप ने उन्हें यी यून का शिकार करने के लिए कैसे भेजा होगा? चौथे एल्डर को अचानक समझ आया कि मायरीड इमॉर्टल पवेलियन ने शायद एक ऐसे दुश्मन को उकसा दिया है जिसे उसे कभी नहीं उकसाना चाहिए था। युवा स्वामी यी, आप आज हमारे गुयुआन मनों में क्यों आए हैं? अध्याय 1182, अहंकार क्या है? अनुवादक सीकेटेलन, संपादक सीकेटेलन। चौथे एल्डर ने यी यून को भेदक निगाहों से देखा। गुयुआन परिवार के एल्डर होने के नाते उनका हमेशा से ही एक दबदबा रहा था। आमतौर पर जूनियर उनके सामने दब जाते थे। परी पर्पल रेन भी इसका अपवाद नहीं थी। गुयुआन परिवार की कुलीन सदस्य होने के बावजूद वह उनके सामने एक विनम्र जूनियर ही बनी रही। हालांकि मायरीड इमॉर्टल पवेलियन द्वारा पीछा किए जाने के बावजूद यी यून मायरीड सिटी में प्रकट हो गया था। ऐसा लग रहा था मानो वह शेर की मांद में घुस गया हो। किसी को उम्मीद नहीं थी कि भेष बदले हुए वह व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों के बावजूद गुयुआन परिवार के सार्वजनिक अनुरोध को स्वीकार करेगा, खुलेआम गुयुआन परिवार में प्रवेश करेगा और अपनी पहचान उजागर करेगा। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद वह शांत और संयमित बना रहा, मानो चौथे एल्डर के प्रभाव से वह प्रभावित हो। इससे चौथे एल्डर अप्रसन्न हुए। आखिरकार वह एक अधिकार प्राप्त व्यक्ति थे और हर चीज पर नियंत्रण रखने के आदी थे। यी यून, तुम जानती हो कि एक स्वर संचार मंत्र से असंख्य अमर मंडप के लोग 5 मिनट में यहाँ आकर तुम्हें पकड़ लेंगे। जब ऐसा होगा तो मुझे तुम्हारे अंजाम के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। चौथे एल्डर को इस बात का भलीभांति एहसास था कि यी यून उनसे ज्यादा कमजोर नहीं था। चूंकि उनकी शक्ति जूनियर को पराजित नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने सीधे मुद्दे पर बात की। वे यी यून की आंखों से बेचैनी का कोई संकेत महसूस करना चाहते थे। हालांकि यी यून के हंसते हुए ये सुनकर वह निराश हो गया। मैं ये तो स्वाभाविक रूप से जानता हूँ, लेकिन चौथे एल्डर ने मिरियड इमॉर्टल पवेलियन को ये जानकारी क्यों दी? क्या आप मिरियड इमॉर्टल पवेलियन द्वारा दिए गए उस थोड़े से इनाम से आकर्षित हैं? चौथे एल्डर ने उपहास करते हुए कहा, यह कोई थोड़ा सा इनाम नहीं है। तुम्हारे लिए मायरीड इमॉर्टल पवेलियन ने बहुत मेहनत की है। जो खगोलीय पुरस्कार दिए जा रहे हैं वे तो मेरे गुयुआन परिवार को भी ललचाएंगे। यी यून ने सिर हिलाते हुए कहा, चौथे एल्डर, क्या बस इतना ही है आपकी क्षमता? मैंने पहले शियाओवान से सुना था कि पिछले 10 लाख वर्षों में गुयुआन परिवार मायरीड डिवाइन टेरिटरी में दूसरा सबसे शक्तिशाली गुट रहा है, और वास्तव में शक्ति के मामले में गुयुआन परिवार मायरीड इमॉर्टल पवेलियन से बहुत कमजोर नहीं है। हालांकि मायरीड सिटी के मुख्य क्षेत्र में स्थित 3 बड़े चिकित्सा क्लिनिकों में से मायरीड इमॉर्टल पवेलियन मेडिसिनल इमॉर्टल पवेलियन को नियंत्रित करता है, और दूसरा हेवन बेस्टोइंग मेडिसिनल क्लिनिक मायरीड इमॉर्टल पवेलियन और कई अन्य गुटों द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाता है। जहां तक गुयुआन परिवार की बात है, मायरीड सिटी के मुख्य क्षेत्र में उसका कोई चिकित्सा क्लिनिक नहीं है। उसके पास केवल एक हथियारखाना है। इतने सालों बाद भी गुयुआन परिवार से असंख्य अमर मंडप ने अनगिनत संसाधन लूट लिए हैं। क्या चौथे एल्डर को इस बात का जरा भी अफसोस नहीं है? अब जब असंख्य अमर मंडप मेरा पीछा कर रहा है तो वे गुयुआन परिवार से लूटे गए संसाधनों का एक छोटा सा हिस्सा ही इनाम के तौर पर ले रहे हैं, जिसे आप खगोलीय बताते हैं।
क्या चौथे एल्डर इस थोड़े से लाभ से इतनी आसानी से आकर्षित हो जाते हैं? मेरी नज़र में ये वो चीज़ें हैं जो असंख्य अमर मंडप ने गुयुआन परिवार से छीनी थी और वे इसे दान के तौर पर गुयुआन परिवार को लौटा रहे हैं। जब ये यून इस बिंदु पर पहुंचा तो चौथे एल्डर की आंखों में चमक आ गई। उनका प्रभाव बढ़ गया। कितनी चिकनी चुपड़ी बातें हैं। फूट डालने की यह एक बड़ी रणनीति है। ये झूठ नहीं है कि मेरा गुयुआन परिवार लाखों वर्षों से मिरियड इमोर्टल पवेलियन से दुश्मनी रखता आया है। हमारे गुयुआन परिवार के उच्च अधिकारियों ने लागत लाभ विश्लेषण क्यों नहीं किया? तुम्हारे जैसे कनिष्ठ व्यक्ति इस पर यूं ही टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? तुम तो बस मेरे गुयुआन परिवार और मिरियड इमोर्टल पवेलियन के बीच युद्ध भड़काना चाहते हो ताकि आंतरिक कलह से लाभ उठा सको। चौथे एल्डर के शब्द दबंग और शक्तिशाली थे। उन्होंने फेरी पर्पल रेन को स्तब्ध कर दिया। वह अपने दादाजी के स्वभाव को जानती थी। वे अपने विचारों के पक्के थे, वरना एल्डर के पद तक नहीं पहुंचते। ऐसा व्यक्ति दूसरों के बहकावे में आसानी से नहीं आता। किसी कारणवश फेरी पर्पल रेन को यी यून की चिंता सताने लगी। उसे लगा कि अगर वह यी यून की जगह होती तो उसके पास पलटवार करने का कोई रास्ता नहीं होता। यी यून को चौथे एल्डर के गुस्से की परवाह नहीं थी। उसने लापरवाही से मेज पर रखी चाय उठाई और एक घूंट पिया। चौथे एल्डर सही कह रहे हैं। मैंने आप दोनों के रिश्ते पर बेवजह टिप्पणी की थी, लेकिन आपने कहा कि मैं आपसी कलह का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा हूं। सच कहूं तो असंख्य दिव्य क्षेत्र जैसी छोटी सी जगह भले ही यान गॉड एम्पायरियन हेवन का मुख्य व्यापारिक क्षेत्र हो, लेकिन मेरे लिए यी यून इसकी कोई परवाह नहीं है। मेरी महत्वाकांक्षा इसमें नहीं है। कुछ सालों में मैं असंख्य दिव्य क्षेत्र छोड़ दूंगा तो मैं आपसी कलह का फायदा क्यों उठाऊंगा? तुम? चौथे एल्डर की आंखें चौड़ी हो गईं। कितना घमंड है। उन्होंने अपने जीवन में कई प्रतिभाशाली युवा देखे थे। सी यूशेंग और सी शाओयू जैसे लोग अपने अहंकार के लिए प्रसिद्ध थे क्योंकि वे दूसरों को तुच्छ समझते थे। सी यूशेंग ने तो नगर स्वामी किन के सबसे छोटे बेटे का अपहरण करने की भी हिम्मत की थी। भला वह और क्या करने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन अहंकारी सी यूशेंग का भी जीवन लक्ष्य था कि वह असंख्य अमर मंडप का उत्तराधिकारी बने और असंख्य दिव्य क्षेत्र पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए असंख्य अमर मंडप का नेतृत्व करे और फिर उस क्षेत्र से आगे विस्तार करे। केवल यी यून ने ही ये दावा करने का साहस किया कि असंख्य दिव्य क्षेत्र जैसी छोटी सी जगह ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसकी उसे परवाह हो। इसके मुकाबले सी यूशेंग का अहंकार कुछ भी नहीं था। चौथे एल्डर यी यून को उसके अहंकार के लिए फटकारना चाहते थे, लेकिन जब शब्द उनकी जुबान पर आए तो उन्होंने उन्हें निगल लिया। गहन चिंतन करने पर पता चलता है कि यी यून ने अतीत में क्या किया था। प्रश्नवाचक चिन्ह। उसने सुप्रीम पैलेस आइसहार्ट पिल्स को संशोधित और परिष्कृत किया था, जो गुणवत्ता में जुआक्यू बो की पिल्स से कहीं बेहतर थीं। ये जानते हुए भी कि जुआक्यू हाउ मायरी डेमोटल पवेलियन का एक युवा स्वामी था, उसने फिर भी उसके हाथ काट दिए थे। इसके बाद जब नगर स्वामी किन का सबसे छोटा बेटा सी यूशेंग के हाथों में था तो उसने स्वयं ही नगर स्वामी किन की सुरक्षा से मुक्त होने का प्रयास किया। सभी का मानना था कि उसे अमरता मंडप में ले जाया जाएगा और भविष्य में वह एक कठपुतली बन जाएगा, लेकिन उसने सैकड़ों वर्षों तक साधना कर चुके और सर्वोच्चता के स्तर से नीचे के किसी भी योद्धा के विरुद्ध जय माने जाने वाले सी यूशेंग को आसानी से हरा दिया। अमरता मंडप के उत्तराधिकारी के रूप में उसकी स्थिति को नजरअंदाज कर दिया गया क्योंकि उसका दांत्यान सीधे नष्ट हो गया था। उसने सर्वोच्चता प्राप्त जुआक्यू बो के प्रहार को भी सीधे सहन किया और पराजित नहीं हुआ। वह बाल बाल बच निकला। यदि वह व्यक्ति नाश न हो तो भविष्य में निश्चित रूप से दिव्य स्वामी बन जाएगा। यह निश्चित था कि वह एक रसायनशास्त्री ऋषि बनेगा, या यह भी संभव था कि वह दिव्य स्वामी के क्षेत्र से ऊपर स्थित पौराणिक द्वारों को छू ले। उन्हें यह कहने का पूरा अधिकार था कि वे असंख्य दिव्य क्षेत्रों को कुछ भी नहीं समझते। जैसे जैसे चौथे एल्डर ने और ध्यान से सोचा, उन्हें धीरे धीरे चाय पी रहे उस युवक की भयावहता का एहसास हुआ। अब यह अच्छी बात थी कि यी यून ने उसकी आभा को वश में नहीं किया। उसे पूरी तरह से ढकने की तो बात ही छोड़िए। मैं मानता हूं कि मैंने जितने भी लोगों को देखा है, नहीं, मुझे कहना चाहिए कि आप उन सभी प्रतिभाशाली लोगों में सबसे भयानक हैं जिनके बारे में मैंने सुनाया कल्पना की है। हालांकि आपके कहे अनुसार आप मेरे गुयुआन परिवार को मायावी अमर मंडप और मेरे गुयुआन परिवार के बीच संघर्ष भड़काकर जाल में नहीं फंसा सकते। इसके अलावा दुश्मन को खुश करना मुसीबत मोल लेना है। भले ही आप दिव्य क्षेत्र को तुच्छ समझते हो, लेकिन मेरा गुयुआन परिवार भविष्य में ऐसे किसी व्यक्ति के साथ सहयोग नहीं करेगा जो आसानी से हम पर नियंत्रण कर सके। सच कहूं तो आप जैसे लोगों को देखकर अधिकांश गुटों की पहली प्रतिक्रिया डर की होगी। फिर वे आपको नष्ट करने के बारे में सोचेंगे। चौथे एल्डर ने स्पष्टवादिता दिखाई। यी यून ने सिर हिलाया। मुझे अच्छा लगता है जब लोग सीधे मुद्दे पर आते हैं। बिल्कुल सही। मैं जानता हूं कि कई गुट मेरी मृत्यु से प्रसन्न होंगे, लेकिन इस स्तर तक परिपक्व हो जाने के बाद मुझे इतनी आसानी से कैसे नष्ट किया जा सकता है? मैं, यी यून, अतीत में असंख्य अमर मंडप से भी अधिक शक्तिशाली गुटों का सामना कर चुका हूं। मैंने कई दिव्य स्वामियों के निरंतर पीछा करने का भी अकेले ही सामना किया है। मैंने इससे भी अधिक खतरनाक परिस्थितियों का सामना किया है। यह अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन मैं अपने हृदय की शपथ से कह सकता हूं कि मैंने झूठ नहीं बोला है। अब मैं अभी भी सुरक्षित हूं। असंख्य अमर मंडप अभी भी मुझे नष्ट करने की क्षमता से बहुत दूर है। जब चौथे एल्डर ने यी यून को इतनी सहजता से ये शब्द कहते सुना तो उनका दिल उछल पड़ा। क्या वह अतीत में कई दिव्य देवताओं के निरंतर पीछा करने से बच गया था? उसके बगल में खड़ी परी पर्पल रेन ने अपना छोटा सा मुंह खोलकर रख दिया। उसे यह अविश्वसनीय लगा। हालांकि इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि यी यून ने शपथ ली थी, भले ही उसने शपथ न ली हो, फेरी पर्पल रेन उस पर विश्वास करने के लिए इच्छुक थी। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने आसमान के नियमों को चुनौती दी। उसकी रसायन विद्या और युद्ध कला की प्रतिभा पहले से ही अविश्वसनीय थी। कुछ और अविश्वसनीय कारनामों में आश्चर्य की क्या बात थी। असंख्य अमर मंडप शक्तिशाली था, लेकिन कुछ दिव्य स्वामियों के सामूहिक प्रयासों के सामने वह कुछ भी नहीं था। यी यून ने चाय का प्याला नीचे रखा और कहा, चौथे एल्डर, क्या आपने इस बारे में सोचा है? चूंकि मैं, यी यून, पहले ही मायरीड सिटी छोड़ चुका हूं, मैं पास के किसी दिव्य क्षेत्र में जा सकता था। वहां मायरीड इमॉर्टल पवेलियन चाहे कितना भी सक्षम क्यों न हो, वह मुझे कोई खतरा नहीं पहुंचा सकता था। लेकिन मैं लौट आया हूं। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। अगर दुश्मन बहुत शक्तिशाली है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर दुश्मन इतना शक्तिशाली नहीं है कि मैं उसका मुकाबला न कर सकूं, तो मैं उसे जल्द से जल्द उसकी करनी का फल चखा दूंगा।
मैं कभी भी अपने मनमुटाव को भविष्य के लिए नहीं छोड़ता, यही मेरा स्वभाव है। तुम असंख्य अमर मंडप से बदला लेना चाहते हो। चौथे एल्डर चौंक गए। ये यून का अहंकार कभी खत्म नहीं होता था, बस बढ़ता ही जा रहा था। सी शाओयू या सी युशेंग ऊपर से तो अहंकारी लगते थे, वे ऐसे व्यवहार करते थे मानो वे दुनिया के सबसे अहंकारी व्यक्ति हों, लेकिन असली अहंकार क्या होता है? ये यून जैसा व्यक्ति जो ऊपर से शांत दिखता था, कुछ बोलता नहीं था, लेकिन उसके भीतर का अहंकार इतना गहरा था कि 12 लोगों में भी उसे संतुष्ट नहीं किया जा सकता था। यही तो सच्चा अहंकार था। तुम्हें असंख्य अमर मंडप से बदला लेने का क्या अधिकार है? जहां तक मुझे पता है, तुम्हारी शक्ति केवल सर्वोच्च शक्ति के शुरुआती स्तर के बराबर है। असंख्य अमर मंडप के विरुद्ध तुम अपनी दयनीय सीमाओं को समझे बिना एक महत्वाकांक्षी प्रयास मात्र कर रहे हो। स्वाभाविक रूप से ये यून ने सिर हिलाया। मुझ में वह ताकत नहीं है, लेकिन मैं सहयोगी बना सकता हूँ। हा। चौथे बुजुर्ग हंसे। तो आप अब भी मेरे गुयुआन परिवार को अग्रिम पंक्ति में इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं? मेरा गुयुआन परिवार आपकी बात क्यों सुनेगा? चौथे एल्डर, आपने जो कहा उसमें एक बात गलत है। ये सिर्फ गुयुआन परिवार तक सीमित नहीं है। ये यून ने ये कहते हुए विराम लिया। कम से कम नगर प्रमुख किन तो होंगे ही। इसके अलावा मैं पैराडाइज चैप्टर से भी संपर्क करूंगा। कई गुटों के गठबंधन से इतना काफी होना चाहिए। जहां तक मेरे अधिकार की बात है, सबसे पहले यह मेरे उज्ज्वल भविष्य से जुड़ा है। जो भी गुट मेरे साथ सहयोग करेगा, मैं उसके साथ शत्रुता न रखने का समझौता करूंगा। ये समझौता तब तक कायम रहेगा जब तक मैं जीवित हूँ। भविष्य में एक शक्तिशाली सहयोगी का होना हमेशा खुशी की बात होती है। दूसरे कारण के बारे में ये यून रुका और परी बैंगनी वर्षा की ओर सिर घुमाकर मुस्कुराया और बोला, अगर मैं कहूं कि मैं परी बैंगनी वर्षा की बीमारी ठीक कर सकता हूं तो क्या होगा? क्या? परी पर्पल रेन अनजाने में एक कदम पीछे हट गई। उसने अपना मुंह ढक लिया। लंबे समय से बीमार होने के कारण उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था। हालांकि वह कहती थी कि वह ठीक है, लेकिन उसे बहुत बुरा लग रहा था। कभी कभी देर रात तक उसे निराशा का अनुभव होता था। उसने अनगिनत बार उन तमाम परिणामों के बारे में सोचा था जो महामारी का इलाज न मिलने पर हो सकते थे। वह पूरी तरह अपाहिज हो जाएगी या उसके शरीर पर उसके भीतर मौजूद दुष्ट शक्ति का कब्जा हो जाएगा। ये सभी भयावह परिणाम थे। वही उनसे इलाज करवाना चाहती थी, लेकिन उसे कभी विश्वास नहीं हुआ कि ये समस्या की जड़ का इलाज कर सकता है। डोंग शियाओवान के इलाज में ये ने जो कुछ किया, उससे तो यही लगा कि वह केवल लक्षणों को ही कम कर पाया था। अब जब ये ने कहा कि वह इस महामारी का इलाज कर सकता है, तो फेरी पर्पल रेन के मन पर इसका जो प्रभाव पड़ा वह स्पष्ट था। अध्याय 1183 गठबंधन। अनुवादक सीके टैलन, संपादक सीके टैलन। क्या तुमने जो कहा वो सच है? फेरी पर्पल रेन ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज में कंपन साफ झलक रहा था। जब उसे उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी, तभी ही ने अचानक ऐसे शब्द कह दिए। उसे डर था कि कहीं उसकी खुशी बेवजह ही न बढ़ जाए। बिल्कुल सच है। दरअसल डोंग शियाओवान पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, ये ने कहा। क्या वह ठीक हो गई है? परी बैंगनी वर्षा अचंभित रह गई। हालांकि उसे ही पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था। ये गुयुआन परिवार और अन्य गुटों को अपने सहयोगी बनाने के इरादे से ही मायरीड सिटी आया था। जाहिर है वह झूठ नहीं बोल रहा था। वास्तव में शायद यही एकमात्र दांव था जो उसके हाथ में था। अगर ऐसा था तो क्या वह ठीक होने वाली थी? उसे ऐसा लगा मानो उसने अंततः अंतहीन अंधेरे में प्रकाश की एक किरण देख ली हो। दादाजी, परी पर्पल रेन ने चौथे बुजुर्ग की ओर आशा भरी निगाहों से देखा। चौथे एल्डर ने जब यून की बातें सुनी तो उनके दिल में एक झंझनाहट सी दौड़ गई। उन्हें कुछ संदेह हुआ। उन्होंने हर जगह के प्रसिद्ध चिकित्सकों से सलाह ली थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि कुलपति भी इस मामले में असहाय थे। फिर भी इस युवक ने इतने बेपरवाह लहजे में दावा किया कि वह इस महामारी का इलाज कर सकता है। भला कोई इतनी आसानी से उस पर कैसे विश्वास कर सकता है? हालांकि जब तक कि उनके सच होने की थोड़ी सी भी संभावना थी, गुयुआन परिवार इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उनके युवा, प्रतिभाशाली और सभी होनहार लोग संक्रमित हो चुके थे। ये निस्संदेह गुयुआन परिवार के लिए एक गंभीर झटका था। ये यून का प्रस्ताव बेहद लुभावना था। इसके अलावा इस नाजुक मोड़ पर उनके पास पैराडाइज चैप्टर के साथ गठबंधन करने की क्षमता भी थी। विभिन्न प्रमुख गुट मूल रूप से मायरीड इमॉर्टल पवेलियन के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। यदि वे यून के साथ गठबंधन कर लेते तो गुयुआन परिवार को निश्चित रूप से सबसे अधिक लाभ मिलता। इससे चौथे एल्डर ने प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया। युवा स्वामी ही, कृपया प्रतीक्षा करें। चौथे एल्डर ने मुट्ठी जोड़कर कमरे से बाहर निकल गए। यून और परी बैंगनी वर्षा को वहीं छोड़ दिया। पल भर में कमरा शांत हो गया। यून ने धीरे से चाय का प्याला उठाया। सुनहरे रंग की चाय में चाय की पत्तियां घूम रही थीं और उनसे एक मनमोहक खुशबू निकल रही थी। यून को कोई जल्दी नहीं थी और वह पूरी तरह से आत्मविश्वासी लग रही थी। उन्हें पता था कि चौथे एल्डर संभवतः गुयुआन परिवार की कार्यकारी शाखा से इस मामले पर चर्चा करने के लिए चले गए हैं। उन्हें इस बात का डर नहीं था कि गुयुआन परिवार पीछे हट जाएगा। आखिरकार उन्हें गुयुआन परिवार पर निर्भर रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मिरियड इमॉर्टल पवेलियन में कई गुट थे जो मिरियड इमॉर्टल पवेलियन के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। 1 घंटे बाद चौथे एल्डर कमरे में लौटे। उन्होंने यून की ओर देखा और गंभीरता से कहा, मैंने कुलपति को सूचित कर दिया है। यदि आप वास्तव में गुयुआन परिवार की युवा पीढ़ी को इस बीमारी से ठीक कर सकते हैं और पैराडाइज चैप्टर या उससे भी अधिक गुटों के साथ गठबंधन कर सकते हैं, तो मेरा गुयुआन परिवार आपके साथ अनुबंध करने को तैयार है। अब फ्यूचर एड्स। अनुबंध लागू होने के बाद किसी मित्र के मित्र द्वारा धोखा दिए जाने की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, भले ही वे शत्रु ही क्यों न हो। ठीक है, तो फिर अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के बाद मैं फेरी पर्पल रेन का इलाज कर दूंगी, यून ने कहा। देखने से तो ऐसा लगता है कि गुयुआन परिवार काफी साहसी और दृढ़ निश्चयी था। हालांकि उनका मायरियड इमॉर्टल पवेलियन के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघर्षों का लंबा इतिहास रहा था, लेकिन उन्होंने कभी भी मायरियड इमॉर्टल पवेलियन के साथ शिष्टाचार का पूरी तरह से उल्लंघन नहीं किया था। लेकिन मायरियड इमॉर्टल पवेलियन के कट्टर शत्रु यून के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करके वे मूलतः मायरियड इमॉर्टल पवेलियन के साथ अपने सभी संबंधों को पूरी तरह से समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे थे।
इस घटनाक्रम से सबसे ज्यादा खुश होने वाला व्यक्ति फेरी पर्पल रेन था। जब यून उसका इलाज करने आई तो उसे ऐसा लगा जैसे वह सपने में हो। मैं तुम्हारा इलाज करती हूँ, पहले लेट जाओ, यून ने उसके कमरे में आकर कहा। फेरी पर्पल रेन एक पल के लिए झिझकी। गुयुआन परिवार की सबसे प्रतिष्ठित बेटियों में से एक होने के नाते कई पुरुषों ने उससे प्रेम निवेदन किया था। उसने न केवल कभी किसी के प्रस्ताव का जवाब नहीं दिया बल्कि उन्हें अपने पास आने का मौका भी नहीं दिया। लेकिन अब यून के सामने इलाज के लिए लेटते समय वह बिल्कुल भी शर्माती हुई नहीं दिखी। फेरी पर्पल रेन की नौकरानी उसके साथ साथ चल रही थी। जब फेरी पर्पल रेन यून को अपने विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित करने गई थी तब भी यही नौकरानी उसके साथ गई थी। उसे एक बार लगा था कि यून बेहद खुश होगा, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह उसे सीधे तौर पर अस्वीकार कर देगा। उसने कहा था कि यून को यह नहीं पता कि उसके लिए क्या अच्छा है, लेकिन विडंबना ये थी कि यून गुयुआन परिवार की एक सम्मानित अतिथि बन गई थी। यहाँ तक कि उसकी मालकिन को भी उसके आदेशों का पालन करना पड़ता था और उसके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना पड़ता था। इसलिए नौकरानी यून के सामने कुछ शर्मिंदा सी लग रही थी। तुम कमरे से बाहर जा सकती हो, यून ने उसकी तरफ एक नज़र डालते हुए कहा। उसने नौकरानी पर शायद ही कभी ध्यान दिया, इसलिए उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह भावनाओं के उथल पुथल से गुजर रही थी। जी हाँ, नौकरानी ने आज्ञाकारी स्वर में उत्तर दिया। उसने कमरे से बाहर निकलते हुए धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। बस आराम करो, यून ने कहा। पब फ्यूचर एड्स। डोंग शियाओवान को राक्षसी सेवक को हटाने में मदद करने के अनुभव के साथ यून पहले से ही इस प्रक्रिया में निपुण थी। बैंगनी क्रिस्टल ऊर्जा दृष्टि में उसने तुरंत परी बैंगनी वर्षा के दांतियान में छिपे राक्षसी सेवक को पहचान लिया। वह नींद की अवस्था में था, लेकिन यून को देखते ही वह अचानक जाग उठा। उसने स्वाभाविक रूप से यून को पहचान लिया और बुरी तरह भयभीत हो गया। फेरी पर्पल रेन का शरीर ही उसका सबसे अच्छा आश्रय था, लेकिन यून के लिए वह एक खाली खोल के अलावा कुछ नहीं था। व्यर्थ का संघर्ष करने की कोशिश मत करो, यून ने सीधे नीले वृक्ष की ऊर्जा को परी बैंगनी वर्षा के दांतियान में डाल दिया। फेरी पर्पल रेन का शरीर थोड़ा कांप उठा। उसने पहले सोचा था कि इलाज एक बेहद दर्दनाक प्रक्रिया होगी, तो फिर यह कुछ हद तक आरामदायक क्यों लग रहा था। इस भावना ने उसे इस कदर जकड़ लिया कि वह खुद पर काबू नहीं रख पाए। हालांकि वह जानती थी कि उसका पूरा शरीर कांप रहा है, इतना कि यून को जरूर इसका एहसास हो जाएगा। जैसे ही यह ख्याल उसके मन में आया, परी बैंगनी बारिश के गाल लाल हो गए। यून पूरी तरह से एकाग्रचित था। उसने नीले रंग के दिव्य वृक्ष की ऊर्जा का उपयोग करके राक्षसी सेवक को बाहर निकाल दिया। तुरंत ही उसने एक स्थानिक पिंजरे का उपयोग करके राक्षसी सेवक को कैद कर लिया और नीले रंग के दिव्य वृक्ष को उसे तेजी से अवशोषित करने दिया। उस राक्षसी सेवक ने फेरी पर्पल रेन की युआनची का एक बड़ा हिस्सा अवशोषित कर लिया था, लेकिन अब यह एजोरवुड डिवाइन ट्री के लिए पोषण का एक बड़ा स्रोत बन गया था। यून ने तुरंत मामले को सुलझाया और फिर फेरी पर्पल रेन की ओर देखा। उसका चेहरा लाल देखकर वह तुरंत चौंक गया। परी बैंगनी वर्षा सचमुच बहुत सुंदर थी। वह नाजुक लग रही थी और अगर कोई इस दृश्य को देखता तो उसे लगता कि यून ने कुछ किया है, ऐसा कुछ जिसे समझाया नहीं जा सकता था। तुम उठ सकते हो, यून ने कहा। जब यून ने यह कहकर बात आगे बढ़ाई, तुम पहले से ही ठीक हो, तो फेरी पर्पल रेन कुछ हद तक हैरान रह गई। फेरी पर्पल रेन अचंभित रह गई। बस इतना ही, यह इतना आसान था। पहले तो उसे लगा था कि यह एक लंबी प्रक्रिया होगी जिसमें यून की बहुत सारी मानसिक शक्ति खर्च हो जाएगी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह काम 5 मिनट से भी कम समय में हो जाएगा। उसने जल्दी से अपने शरीर में युआनची का संचार किया। शायद उसका दांतियान बहुत लंबे समय से निष्क्रिय था, लेकिन अचानक युआनची का संचार करते ही उसे पेट में दर्द महसूस हुआ। लेकिन जल्द ही उसे यह जानकर खुशी हुई कि शुद्ध युआनची वास्तव में उसके दांतियान से बढ़ती मात्रा में प्रवाहित हो रही थी। इससे परी बैंगनी वर्षा अपने दांतियान से होने वाले थोड़े से दर्द को पूरी तरह से भूल गई। इतने लंबे समय तक उसकी नसों में ऊर्जा की कमी रहने के बाद युआनची से एक बार फिर पोषित होने की अनुभूति ने उसे अत्यधिक प्रसन्न कर दिया। वह सचमुच ठीक हो गई थी। अपनी शक्ति खोने और उसे पुनः प्राप्त करने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि वह कितनी अनमोल थी। परी बैंगनी वर्षा ने यून को देखा और उसे पूर्ण विश्वास हुआ। वह विचित्र बीमारी जिसने उसे इतने लंबे समय तक निराशा की हद तक परेशान किया था, यून के हाथों आसानी से ठीक हो गई थी। वे प्रसिद्ध चिकित्सक भी असहाय थे, फिर भी यून ने उसका इलाज इतने सहज ढंग से किया। उसने न तो किसी दवा का प्रयोग किया और न ही किसी तकनीक का। अध्याय 1184 सितार का हृदय। अनुवादक सीकेटेलन, संपादक सीकेटेलन। परी बैंगनी वर्षा उठकर बिस्तर से नीचे उतरी। फिर उसने यून को थोड़ा झुककर प्रणाम किया और फूलों की सुगंध से भरी कोमल हवा जैसी आवाज में कहा, धन्यवाद युवा स्वामी जी, आपने मेरी जान बचाई, इसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। यून ने उसे उस विचित्र बीमारी से ठीक कर दिया था जो उसकी जान बचाने के बराबर ही था। यदि कोई योद्धा साधना न कर पाए और दिन प्रतिदिन उसकी हालत बिगड़ती जाए तो यह मृत्यु से भी बदतर स्थिति होती है। ये सब अनुबंध का हिस्सा है। फेरी पर्पल रेन, इतनी विनम्रता दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, यून ने हल्के से कहा। उसे याद आया कि अतीत में फेरी पर्पल रेन ने उसे गुयुआन परिवार के विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का प्रयास किया था। हालांकि यून ने इस मामूली बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यंग मास्टर के चिकित्सा कौशल से वह निश्चित रूप से मायरीड सिटी में सभी का दिल जीत लेंगे। लोगों के दिलों की कोई जरूरत नहीं है, असंख्य रून अधिक व्यवहारिक हैं। यून ने यह बात बेपरवाही से कही, लेकिन इससे फेरी पर्पल रेन चौंक गई। वह अच्छी तरह जानती थी कि अगर यून प्लेग का इस्तेमाल करके असंख्य रून्स कमाता और उन्हें खजाने के बदले बेचता तो वह कल्पनीय धन संपत्ति का मालिक बन जाता। बेशक धन को अपने पास बनाए रखने के लिए पर्याप्त शक्ति की आवश्यकता होती है। यून के पास वह शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने गुयुआन परिवार और पैराडाइज चैप्टर के साथ सहयोग करना चुना। इन दोनों गुटों का समर्थन उसके लिए पर्याप्त था, उसे बाकी की जरूरत नहीं थी। परी बैंगनी वर्षा ने यह सोचते हुए यून की आंखों में गहराई से देखा। हालांकि गुयुआन परिवार को इस सौदे से लाभ हुआ था, फिर भी यून उसे अग्रिम पंक्ति में इस्तेमाल कर रहा था। हालांकि गुयुआन परिवार ऐसा करने में खुश था। युवा स्वामी, मुझे आश्चर्य है कि आपने मेरी बीमारी ठीक करने में कितनी मानसिक शक्ति खर्च की होगी। मेरे परिवार के अन्य प्रतिभाशाली सदस्य, कुल 11 लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। क्या उनका इलाज संभव है?
परी पर्पल रेन ने पूछा। ओह, क्या वे सच में बीमार हैं? फेरी पर्पल रेन ने कहा, परिवार में मेरी बीमारी सबसे गंभीर थी। बाकी लोग बस अस्थायी रूप से साधना करने में असमर्थ हैं और कमजोरी महसूस नहीं कर रहे हैं। तो फिर उन्हें थोड़ा और इंतजार करने दीजिए। आपका इलाज करने में मैंने काफ़ी मानसिक शक्ति खर्च की है। इस समय मैं केवल एक ही व्यक्ति का इलाज कर सकता हूँ, ये यून ने बेपरवाही से कहा। इससे फेरी पर्पल रेन कुछ अवाक रह गई। वह समझ गई थी कि ये यून बेहद ऊर्जावान दिख रहा था और जिस तरह से उसने उसकी बीमारी ठीक की वह बेहद सहज और सरल था। क्या उसने सचमुच काफ़ी मानसिक शक्ति खर्च की? हालांकि ये यून ने यह दावा किया था, इसलिए वो और ज़्यादा छानबीन नहीं करना चाहती थी। वो ये यून की बहुत आभारी थी, तो फिर खुलेआम उस पर शक कैसे कर सकती थी? इसके अलावा ये महामारी बहुत पेचीदा थी। कई डॉक्टर इसका इलाज करने में लाचार थे। ये यून ने ऊपरी तौर पर तो बीमारी का इलाज आसानी से कर दिया होगा, लेकिन ये पक्का नहीं कहा जा सकता था कि उसने सच में कितनी मानसिक शक्ति खर्च की होगी। अब फ्यूचर एड्स, ये सोचकर परी बैंगनी वर्षा ने कहा, तो फिर मुझे इस मामले में युवा स्वामी को परेशान करना ही होगा। आखिरकार अगर वे साधना करने में असमर्थ रहे तो यह बहुमूल्य समय की बर्बादी होगी। उद्धरण चिन्ह, ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, ये यून ने हल्के स्वर में कहा। ये राक्षसी सेवक नीले रंग के दिव्य वृक्ष के लिए ऊर्जा का स्रोत थे। वे उसे पोषण देते थे, तो भला उनसे निपटना उसके लिए बोझ कैसे हो सकता था? हालांकि अगर वह गुयुआन परिवार के सभी प्रतिभाशाली सदस्यों का एक साथ इलाज कर दे तो उसकी चिकित्सा क्षमता बेकार हो जाएगी। इससे गुयुआन परिवार पर उसकी पकड़ भी ढीली पड़ जाएगी। परी बैंगनी बारिश, मैं अब जा रहा हूँ। इतना कहकर ये यून मुड़ा और चला गया। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला और बाहर निकल गया। गुयुआन परिवार के चारों बड़े बुजुर्ग बाहर इंतजार कर रहे थे, जिनमें चौथे बड़े बुजुर्ग भी शामिल थे। परी बैंगनी वर्षा की निजी नौकरानी और उसके साथी भी उत्सुकता से देख रहे थे। मेरी मालकिन कैसी हैं? चिंतित नौकरानी ने पूछा। जहां तक बुजुर्गों की बात है, दरवाजा खुलते ही उन्होंने अपनी इंद्रियों से जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। उन्हें उम्मीद थी कि फेरी पर्पल रेन बिस्तर पर आराम कर रही होगी। हालांकि उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि फेरी पर्पल रेन पहले से ही उनके पीछे चल रही थी। फेरी पर्पल रेन जिस तरह से लालिमा और चमक से भरी हुई दिख रही थी और उसके भीतर एक शक्तिशाली जीवंतता थी, उसे देखकर वे तुरंत ही स्तब्ध रह गए जब उन्होंने उसके डेंटियन की जांच शुरू की। क्या वह यूं ही ठीक हो गई थी? वरिष्ठ जनों, मैं अब चलता हूँ। मैं अनुबंध के अपने हिस्से का पालन करूंगा और मुझे आशा है कि आप सभी भी ऐसा ही करेंगे। इतना कहकर यून पलक झपकते ही गायब हो गया। उसने परी पर्पल रेन की हर तरह की जांच करने के लिए बड़ों को पीछे छोड़ दिया। अंततः उन्होंने पुष्टि की कि परी पर्पल रेन पूरी तरह से ठीक हो गई है। उसे बस कुछ दिनों के आराम की जरूरत है और वह बीमारी से पहले की अपनी चरम अवस्था में पहुंच जाएगी। ये यून के तरीके वाकई अद्भुत थे। उन्हें यह महसूस होने लगा कि यून के साथ सहयोग करके उन्होंने सही कदम उठाया है। चौथे भाई, इस मामले पर चर्चा करने के लिए एक गुप्त पारिवारिक बैठक बुलाएं। यदि संभव हो तो हमारा गुयुआन परिवार वास्तव में असंख्य दिव्य क्षेत्रों में सर्वोच्च शासन कर सकता है। एक बुजुर्ग की आंखों में चमक आ गई। लाखों वर्षों के धैर्य के बाद गुयुआन परिवार ने अंततः पलटवार करने के लिए पर्याप्त धन जुटा लिया था। ... उस समय सिटी लॉर्ड मैनर के पिछवाड़े के बगीचे में चेरी के फूल खिल रहे थे। उनका गुलाबी रंग एक ऐसा मनमोहक दृश्य बना रहा था जो वसंत ऋतु के आगमन जैसा लग रहा था। चेरी के फूलों से भरे बगीचे में दो युवतियां आमने सामने बैठी थीं। वे अपनी पतली उंगलियों से वीणा बजा रही थीं। वीणा की धुनें मानो ऊंचे लक्ष्यों की बात कह रही हो और उनके वस्त्र लहरा रहे थे। ये दृश्य मन को ताजगी से भर देता था। पब फ्यूचर एड्स, श्रीमती, आप पूरे दिन वीणा बजा चुकी हैं। आपने नगर स्वामी द्वारा भेजी गई गोलियां अभी तक क्यों नहीं खाईं? एक दासी चलकर आए और झुककर बोली। वह राजकुमारी व्हाइट फॉक्स की दासी थी। ऐसा लग रहा था मानो राजकुमारी व्हाइट फॉक्स ने उसकी बात सुनी ही न हो और वह अपना वीणा बजाती रही। मायरीड सिटी की सबसे प्रतिभाशाली हस्तियों में से एक होने के नाते राजकुमारी व्हाइट फॉक्स भी प्लेग से संक्रमित हो गई थी। उनकी असाधारण प्रतिभा के कारण प्लेग का प्रभाव उन पर तेजी से पड़ा। नगर स्वामी किन ने राजकुमारी श्वेतलोमणि के शरीर की जांच की और उसमें दुष्ट शक्ति का पता लगाया। हालांकि वह चिकित्सक नहीं थे और अपनी शक्ति के बावजूद उसे बचाने में असमर्थ थे। वह राजकुमारी श्वेतलोमणि के जीवन बल को मजबूत करने के लिए कुछ ही खजाने ढूंढ सका। हालांकि जब उनका कोई असर नहीं हुआ तो राजकुमारी श्वेतलोमणि ने उन्हें अस्वीकार करना शुरू कर दिया। जब वह खेती बाड़ी करने में असमर्थ थी तो उसने एक गाड़ी में बैठकर अपनी नौकरानियों और अंगरक्षकों को अपने साथ विभिन्न स्थानों पर ले जाना पसंद किया, जहां वह दर्शनीय स्थलों का आनंद लेती और अपना वीणा बजाती थी। ये वो चीजें थीं जिनका आनंद आम इंसानों के अमीर परिवारों की बेटियां उठाती थीं। योद्धाओं को इनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन राजकुमारी व्हाइट फॉक्स ने इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। जल्द ही राजकुमारी व्हाइट फॉक्स को परी यूकिन में एक विश्वासपात्र मिल गया। परी यूकिन और राजकुमारी श्वेतलोमणि ने कई बार वीणा बजाने का अभ्यास किया था। हर बार कोई विजेता तय नहीं हो पाता था या फिर वे किसी और बात में उलझ जाती थीं। अब चूंकि दोनों धीरे धीरे कमजोर महसूस कर रही थी, इसलिए वीणा बजाने का अभ्यास जारी रखने से उन्हें मन की शांति मिली। दर्शनीय स्थलों का आनंद लेते हुए और वीणा बजाते हुए राजकुमारी श्वेतलोमणि को एक विचित्र शांति का अनुभव हुआ। उन्हें अपनी धीरे धीरे घटती शक्ति की कोई चिंता नहीं थी, बल्कि वे वीणा की धुनों में मग्न हो गईं। उन्होंने एक नश्वर व्यक्ति की मानसिकता से वीणा वादन की कला को समझना शुरू कर दिया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था कि यद्यपि वह अपने दांत्यान के माध्यम से अपनी युवांची का संचार नहीं कर सकती थी, फिर भी उसके वीणा वादन कौशल में कोई कमी नहीं आई, बल्कि उनमें लगातार सुधार होता रहा। उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह वीणा के हृदय तक पहुंचने के करीब है, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी साधना के स्तर की कमी के कारण वह सफलता प्राप्त नहीं कर सकी। उसे स्पष्ट रूप से यह आभास हुआ कि यह बीमारी उसके लिए एक परीक्षा है। उसे नहीं पता था कि वह इससे बच पाएगी या नहीं, लेकिन परिणाम चाहे जो भी हो, उसके भीतर का हृदय उसे पीछे हटने नहीं दे रहा था। जैसे ही राजकुमारी श्वेतलोमणि और परी यूकिन ने वीणा का अंतिम तार बजाया, संगीत का समापन हो गया, लेकिन उसकी धुन अनंत काल तक गूंजती रही। ओह! राजकुमारी श्वेतलोमणि और परी यूकिन ने ऊपर देखते ही अचानक कुछ महसूस किया। उन्होंने देखा कि नीले वस्त्र पहने एक युवक बगीचे के एक कोने से मुस्कुराते हुए उनकी ओर आ रहा है।
दोनों परियों में सितार बजाने की अद्भुत प्रतिभा है। मुझे इसे सुनकर बहुत आनंद आया। अध्याय 1185 स्वर्ग के साथ गठबंधन अध्याय। अनुवादक सीकेटेलन, संपादक सीकेटेलन। यीयुन, क्या ये तुम हो? जब वह गुयुआन परिवार में था तब यीयुन ने स्टार ट्रांसफरेंस हेवन चेंजिंग बुक की मदद से अपना रूप बदला था, लेकिन अब उसने अपना असली रूप वापस पा लिया था। राजकुमारी व्हाइट फॉक्स ने स्वाभाविक रूप से उसे तुरंत पहचान लिया। यीयुन को देखकर वह अचंभित तो हुई, लेकिन साथ ही चिंतित भी। यीयुन, क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरिदम पवेलियन ने तुम्हारे लिए भारी पुरस्कार रखे हैं? पूरा मेरिदम दिव्य क्षेत्र तुम्हें ढूंढ रहा है। तुम मेरिदम शहर क्यों लौट आए? परी यूकिन ने भी यीयुन को आश्चर्य से देखा। उसे अच्छी तरह याद था कि यीयुन ने सियुशेन को करारा प्रहार किया था और जुआक्यूबो का मुकाबला किया था। वह उस दिन मौजूद थी और यीयुन के रसायन शास्त्र कौशल और भयानक शक्ति ने उसे बेहद चकित कर दिया था। परी यूकिन को यकीन था कि वह यीयुन को फिर कभी नहीं देख पाएगी, लेकिन वह फिर से मिरियड सिटी में लौट आया था। इतना ही नहीं, वह अचानक ही उसके सामने प्रकट हो गया था। युवा स्वामी ही सचमुच प्रतिभाशाली और साहसी हैं, परी यूकिन ने कहा। बीमार होने के बावजूद उनके शब्द उत्साहपूर्ण और मधुर थे। उनकी आवाज़ किसी सुंदर वीणा की धुन की तरह थी जो कानों में गूंजती रहती है। परी, मुझे चिढ़ाओ मत। यीयुन ने परी यूकिन को सिर हिलाकर सहमति दी। फिर उसने उन दोनों से कहा, अभी असंख्य अमर मंडप के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। वुक्सिया, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? राजकुमारी श्वेत लोमड़ी ने देखा कि यीयुन को असंख्य अमर मंडप की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी और वह कुछ हद तक आश्चर्यचकित हुई। हालांकि यीयुन द्वारा उसके शरीर के बारे में पूछताछ करने पर उसके पास इस मामले को अस्थायी रूप से स्थगित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तुमने तो मायरीड सिटी में तबाही मचाने वाली महामारी के बारे में सुना ही होगा, है ना? यूकिन और मैं दोनों ही इससे संक्रमित हो चुके हैं। यीयुन, अभी मायरीड सिटी लौटना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मायरीड इमॉर्टल पवेलियन को भी छोड़ दो तो भी यह महामारी बेहद विचित्र है। ये सिर्फ प्रतिभाशाली लोगों को ही संक्रमित कर रही है और यह भी पता नहीं कि यह संक्रामक है या नहीं। ऐसे समय में तुम्हारा लौटना बेहद खतरनाक है, राजकुमारी व्हाइट फॉक्स ने चिंता से कहा। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, मैं ठीक हूँ। यीयुन का दिल खुश हो गया। आखिर वह और राजकुमारी श्वेत लोमड़ी बहुत पुराने दोस्त थे। केवल वही व्यक्ति जो उसकी परवाह करता हो उसके संक्रमित होने की संभावना के बारे में सोच सकता है। दरअसल यह विपत्ति मुझ पर बेअसर है। यीयुन ने राजकुमारी श्वेत लोमड़ी और परी यूकिन के दांतयान पर एक नजर डाली। बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा दृष्टि सक्रिय होते ही राजकुमारी श्वेत लोमड़ी के दांतयान में मौजूद राक्षसी सेवक छिप नहीं सका। हालांकि राजकुमारी श्वेत लोमड़ी की हालत देखकर वह काफी हैरान रह गया। डोंग शियाओवान हो या परी बैंगनी वर्षा, उनके दांतयानों में मौजूद राक्षसी सेवकों ने बड़ी मात्रा में युवांची का अवशोषण किया था। वे दांत पीसते हुए और अधिक शक्तिशाली हो जाते थे। हालांकि राजकुमारी श्वेत लोमड़ी के दांतयान में मौजूद राक्षसी सेवक को स्वयं राजकुमारी श्वेत लोमड़ी द्वारा दबा दिया गया प्रतीत होता था। यद्यपि यह राजकुमारी श्वेत लोमड़ी की युवांची का कुछ हिस्सा अवशोषित कर रहा था, लेकिन ये राजकुमारी श्वेत लोमड़ी के दांतयान को पूरी तरह से स्थापित करने और उस पर कब्जा करने में विफल रहा था। जब उसने परी यूकिन के दांतयान में मौजूद दुष्टात्मा को देखा तो वह भी आंशिक रूप से नियंत्रण में थी। हालांकि उसकी स्थिति राजकुमारी श्वेत लोमड़ी की तुलना में थोड़ी खराब थी। यीयुन ने अपनी निगाहें हटा लीं और पूछा, वुक्सिया, क्या तुम मुझे अपनी स्थिति के बारे में विस्तार से बता सकती हो? राजकुमारी श्वेत लोमड़ी ने सिर हिलाकर कहा, संक्रमित होने के बाद मैं साधना नहीं कर सकती थी। हालांकि मैंने अपने मन को शांत किया और प्रतिदिन वीणा बजाई। मैंने एक नश्वर व्यक्ति के हृदय से वीणा के मार्ग का आनंद लिया और वहीं से मुझे धीरे धीरे वीणा के हृदय में ज्ञान प्राप्त हुआ। इसे एक आशा की किरण माना जा सकता है। अब फ्यूचर एड्स। अरे, क्या सच में ऐसा हुआ? यीयुन चौंक गई। राजकुमारी श्वेत लोमड़ी वाकई प्रतिभाशाली थी। ऐसा लगता था कि प्रतिभा के एक निश्चित स्तर तक पहुंचने पर कोई भी बुरी आत्माओं को वश में कर सकता है। इसके अलावा राजकुमारी श्वेत लोमड़ी साधना करने में असमर्थ होने के बावजूद वीणा के हृदय के निकट पहुंच गई थी। इसी अंतर्दृष्टि के बल पर वह राक्षसी सेवक को वश में करने में सक्षम हुई। प्रतिभाशाली लोग शायद ही किसी चीज को अवसर में परिवर्तित न कर सकें। असल बात तो यह है कि क्या वे उस अवसर को भुना सकते हैं या नहीं। जब तक किसी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे और उसके पास पर्याप्त शक्ति हो, कोई भी विपत्ति अवसर में परिवर्तित हो सकती है। युवा स्वामी ही, मेरे बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे हल्का सा आभास हो रहा है कि सितार के हृदय की अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के बाद मैं धीरे धीरे दुष्ट आत्मा को नियंत्रित कर सकती हूँ। हो सकता है कि मैं अंततः उसे पूरी तरह से नष्ट भी कर दूँ। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अंततः मैं मुक्त हो जाऊंगी, राजकुमारी श्वेत लोमड़ी ने बेपरवाही से कहा। इस प्रक्रिया में 1 दशक या कई दशक भी लग सकते हैं। हालांकि राजकुमारी श्वेत लोमड़ी में पर्याप्त आत्मविश्वास और धैर्य था। जीथर दाओ एक ऐसी विद्या थी जिसमें धीमी प्रगति की आवश्यकता होती थी। इसमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती थी। यीयुन ने दुष्ट आत्मा के कमजोर होने की गति का अध्ययन किया और अनुमान लगाया कि इसमें कितना समय लगेगा। उसने सिर हिलाते हुए कहा, यह बहुत लंबा समय है। इसमें कम से कम 30 साल लगेंगे। ये तुम्हारे बहुमूल्य साधना समय की बर्बादी होगी। हालांकि सिद्ध का हृदय महत्वपूर्ण था, लेकिन साधना का स्तर उससे भी अधिक महत्वपूर्ण था। परम प्रतिभावान लोगों के लिए उनकी युवावस्था अत्यंत अनमोल थी। आधा वर्ष भी बर्बाद करना कतई खेदजनक होता। 30 वर्ष की देरी उनके भविष्य की उपलब्धियों को बुरी तरह प्रभावित कर सकती थी। कोई और विकल्प नहीं है, मुझे खुद इसका अनुभव करना होगा। राजकुमारी श्वेत लोमड़ी ने हल्की सी मुस्कान दी। बगल में खड़ी परी यूकिन ने आह भरी। उसकी हालत और भी खराब थी। शायद राजकुमारी श्वेत लोमड़ी 2 से 3 दशकों में बुरी आत्मा को निकाल सकती है, लेकिन उसे 5 दशक या यहाँ तक कि 8 दशक भी लग सकते हैं। ये वास्तव में बहुत लंबा समय होगा। यदि ऐसा हुआ तो वह अधिक से अधिक सर्वोच्चता के प्रारंभिक चरणों तक ही प्रगति कर पाएगी। यीयुन ने कहा, वुक्सिया, मेरे पास वास्तव में तुम्हारे शरीर के भीतर मौजूद बुरी आत्मा को निकालने का साधन है, जिससे तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। यीयुन की बातों से परी यूकिन और राजकुमारी श्वेत लोमड़ी चौंक गईं। शक्तिशाली हस्तियों ने स्वयं उनकी स्थिति की जांच की थी और कई प्रसिद्ध डॉक्टरों ने उनकी जांच की थी। उन्होंने प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संपदा का सेवन किया था और स्वाभाविक रूप से जानती थी कि यह बीमारी लाइलाज है। क्या यीयुन उन्हें पूरी तरह से ठीक कर सकती है?
राजकुमारी श्वेत लोमड़ी को स्वाभाविक रूप से यी यून पर पूरा भरोसा था। चूंकि यी यून ने कहा था कि वह बीमारी ठीक कर सकता है, इसका मतलब था कि वह ऐसा करने में पूरी तरह सक्षम था। तथापि राजकुमारी श्वेत लोमड़ी ने कुछ क्षण विचार करने के बाद कहा, यद्यपि इस बीमारी ने मुझे हानि पहुंचाई है, इसने मुझे वीणा वादन के मूल तत्व को समझने की सीमाओं तक भी पहुंचा दिया है। मैं वीणा वादन और आत्मा में साधना करती हूँ। ये बीमारी मेरे लिए स्वयं को मजबूत बनाने का एक तरीका है। सख्त होना। यह उत्तर सुनकर यी यून उदास हो गया। केवल श्वेत लोमड़ी राजकुमारी ही ऐसी बीमारी के बावजूद इतना शांत और संयमित रह सकती थी, जिसने कई लोगों को व्याकुल कर दिया था। उसने न केवल निराशा में डूबने से परहेज किया, बल्कि इस अनुभव का उपयोग स्वयं को और मजबूत बनाने के लिए किया। उसका ये दृढ़ संकल्प वास्तव में दूसरों को पीछे छोड़ देता है। कैसा रहेगा अगर मैं बुरी आत्माओं को थोड़ा कमजोर कर दूं? इस तरह आप खुद को मजबूत करना जारी रख सकते हैं, लेकिन इससे समय भी कम लगेगा। लगभग 6 महीने में आप बुरी आत्मा को पूरी तरह से पराजित करने में सक्षम हो जाएंगे, यी यून ने कहा। क्या इसे कमजोर किया जा सकता है? परी यूकिन ने अपनी सुंदर आंखों से यी यून को देखा। दुष्ट शक्ति को नष्ट करना ही एक चमत्कार था, लेकिन उसे पूरी तरह नष्ट करने के बजाय कमजोर करना उससे भी कहीं अधिक कठिन था। अब फ्यूचर एड्स। उसे लगता था कि यी यून रहस्य से घिरा हुआ है। चाहे उसकी ताकत हो, रसायन शास्त्र में उसकी कुशलता हो, या चिकित्सा कौशल का अचानक प्रदर्शन, वह हमेशा लोगों को अचंभित कर देता था। उनकी प्रतिभा बेजोड़ थी। उनकी वजह से उसी पीढ़ी की अन्य अभिनेत्रियां, जैसे कि वह महिला, उनके सामने अपनी अक्षमता पर अफसोस जताने को मजबूर थीं। यी यून, मैं सचमुच नहीं जानती कि आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं, राजकुमारी श्वेत लोमड़ी ने विनम्रता से कहा। लिन शिंटोंग ने एक बार उनकी जान बचाई थी और अब यी यून ने उन्हें एक बार फिर बचाकर इस विपत्ति को उनके लिए एक अवसर में बदल दिया था। जब भी आपने अतीत में मेरी मदद की है, आपने बदले में कभी कुछ नहीं मांगा, यी यून ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। राजकुमारी श्वेत लोमड़ी एक पल के लिए झिझकी, फिर उसने परी यूकिन पर एक नजर डाली। उसने यी यून की ओर मुड़कर कहा, यी यून, मेरी एक गुस्ताखी भरी मांग है। मैं सोच रही हूं कि उद्धरण चिन्ह। राजकुमारी श्वेत लोमड़ी के हाव भाव से यी यून समझ गया कि वह क्या कहने वाली है। अब जब वह और परी यूकिन घनिष्ठ मित्र बन चुकी थी, तो स्वाभाविक रूप से वह चाहती थी कि यी यून परी यूकिन को बचाए। वही यून को ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती थी। यी यून ने मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल अगर आज मेरी मुलाकात परी यूकिन से नहीं भी होती, तो भी मैं निकट भविष्य में आपसे मिलने के लिए स्वर्गिक खजाने के मेहराब पर जरूर जाती। परी यूकिन को पैराडाइज चैप्टर का समर्थन प्राप्त था। गुयुआन परिवार के साथ साथ यी यून भी पैराडाइज चैप्टर के साथ गठबंधन करना चाहता था। युवा स्वामी यी, क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए? परी यूकिन ने हैरानी से पूछा। मैं न केवल तुम्हें बल्कि पैराडाइज चैप्टर के उन अन्य प्रतिभाशाली लोगों को भी ठीक करूंगा जो इस महामारी से संक्रमित हो गए हैं, यी यून ने कहा। परी यूकिन की खूबसूरत आंखें झपकीं और उसने यी यून को हैरानी भरी नजरों से देखा। अचानक उसे कुछ समझ आया और उसने धीरे से पूछा, लगता है यंग मास्टर यी की कुछ शर्तें हैं। परी यूकिन सचमुच हृदय और आत्मा से पवित्र हैं। हाँ, मेरी कुछ शर्तें हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा मायरियर इमोर्टल पवेलियन से पुराना हिसाब बाकी है। मेरी शर्त यह है कि पैराडाइज चैप्टर मेरे साथ आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करके गठबंधन करे। हम मिलकर मायरियर इमोर्टल पवेलियन के खिलाफ लड़ेंगे। और आपको बता दें, मैं अभी गुयुआन परिवार से आया हूँ। मैंने उनके साथ आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, यी यून ने शांत भाव से कहा। परी यूकिन चुपचाप सुनती रही और फिर हल्के से सिर हिलाते हुए बोली, मुझे गुयुआन परिवार से ऐसी उम्मीद नहीं थी। सच में, चाहे बात युवा स्वामी यी की उनके प्रतिभाशाली छात्रों के साथ व्यवहार करने की क्षमता की हो या आपके भविष्य की, वे चाहते हैं कि इस मामले पर गंभीरता से विचार किया जाए। फिर भी मुझे इस बारे में अपनी गुरु को सूचित करना होगा। मुझे उनसे निर्णय लेने की आवश्यकता है। तो फिर मैं तुम्हें परेशान कर दूंगी, यी यून ने कहा। परी यूकिन ने तुरंत एक विशेष रूप से निर्मित ध्वनि संचारण ताबीज निकाला और उसे भेजने से पहले उसमें विवरण दर्ज कर लिया। इस बात का कोई डर नहीं था कि इस तरह के गुप्त वाणी संचार मंत्रों से कोई जानकारी लीक हो जाएगी। गुयुआन परिवार के साथ मिलकर असंख्य अमर मंडप से निपटना एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामला था। ये खबर लीक नहीं हो सकती थी। यी यून धैर्यपूर्वक देखता रहा जब तक कि वाणी संचार मंत्र की ज्वालाएं बुझ नहीं गईं। उसने अनुमान लगाया कि पैराडाइज चैप्टर को इस मामले पर चर्चा करने के लिए कम से कम 2 से 4 घंटे चाहिए होंगे। ये भी संभव है कि अंतिम निर्णय लेने से पहले संप्रदाय के वरिष्ठों को उससे पूछताछ करने के लिए भेजा जाए। इस संबंध में यी यून को कोई जल्दी नहीं थी। उसी क्षण परी यूकिन ने कहा, युवा स्वामी यी, वास्तव में मेरी एक अतिरिक्त विनती है। मेरी बीमारी का पूरी तरह ठीक होना आवश्यक नहीं है। मैं भी वुक्सिया के माध्यम से वीणा के हृदय के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त करना चाहती हूँ। ये बिल्कुल संभव है, यी यून ने सीधे सीधे जवाब दिया। दोनों महिलाओं का हृदय दृढ़ और संकल्पमय था। वे स्वयं को मजबूत बनाने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए बीमारी के दर्द को सहने को तैयार थीं। इन दोनों के मुकाबले फेरी पर्पल रेन काफी ही निम्न स्तर की थी। अध्याय 1186, दुखद दुष्ट आत्माएं। अनुवादक सीके टेलन, संपादक सीके टेलन। अंततः ये खबर पैराडाइज चैप्टर तक पहुंच गई। ये निर्णय लिया गया कि परी यूकिन के गुरु स्वयं आकर यी यून के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे। और उसी समय यी यून नगर प्रमुख किन से मिलने गए हुए थे। ये कहने की जरूरत नहीं है कि नगर स्वामी किन यी यून के पक्ष में खड़े थे। इस प्रकार नगर स्वामी किन, पैराडाइज चैप्टर और गुयुआन परिवार की संयुक्त सेनाएं मायरियर इमोर्टल पवेलियन को पराजित करने के लिए तैयार थीं। युवा गुरु यी, अनुबंध पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। क्या आप मेरे शिष्य की बीमारी का इलाज कर सकते हैं? परी यूकिन की गुरु सिद्ध गुरु क्या नहुआ थी। उनकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। उनके बाल चांदी जैसे सफेद थे, लेकिन उनकी त्वचा 16 वर्ष की युवती से भी अधिक स्वस्थ और दमकती थी। पैराडाइज चैप्टर के उच्च पदों पर महिलाओं की संख्या बहुत कम थी। हालांकि वे सभी अपनी युवावस्था में आमतौर पर पवित्र और कुलीन थीं। शादी और संतान होने के बाद उनका आचरण प्रतिष्ठित हो जाता था और वे संसार से विरक्त हो जाती थीं। पैराडाइज चैप्टर को खबर मिलते ही उन्होंने यी यून की कहानी की पुष्टि करने के लिए गुयुआन परिवार से संपर्क किया। हालांकि सिद्ध क्या नहुआ स्वयं यी यून की क्षमताओं को देखना चाहती थी। जरूर, यी यून ने परी यूकिन और राजकुमारी श्वेत लोमड़ी की ओर देखा। आप दोनों कृपया मेरे पीछे आइए।
मीटिंग हॉल के बगल में एक अतिथि कक्ष था। यीयुन ने दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया और फिर उन दोनों को बिस्तर पर लेटने का इशारा किया। यीयुन, क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम उनका इलाज एक साथ करोगे? नगर प्रमुख किन अचंभित रह गया। हालांकि वह जानता था कि यीयुन दुष्ट आत्मा को वश में कर सकता है, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह एक साथ दो लोगों को वश में कर सकता है। क्या वह कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास में था? युवा स्वामी यी, मैंने सुना है कि आप दुष्ट आत्मा को पूरी तरह से नष्ट करने के बजाय उसे कमजोर करने जा रहे हैं। ये प्रक्रिया शायद काफी जटिल होगी। यूकिन और वुक्सिया के इलाज में जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। बेहतर होगा कि आप उनका इलाज एक एक करके करें। सिदकियानहुआ ने एक तरफ खड़े होकर कहा। वह जानती थी कि दुष्ट आत्माएं शरीर में प्रवेश करने के बाद दांतियान से चिपक जाती हैं। वे तो पीड़ित की आत्मा पर भी कब्जा करने की कोशिश करने लगती हैं। दांतियान हो या आत्मा, योद्धाओं के लिए ये दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए इन अंगों से संबंधित समस्याओं का इलाज करते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की क्षति न हो। यीयुन ने मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ, आप निश्चिंत रह सकते हैं। यीयुन के ऐसा कहते ही उसने कार्रवाई की तैयारी कर ली। दोनों महिलाओं की निजता सुनिश्चित करने के लिए नगर स्वामी किन कमरे से बाहर चले गए। हालांकि सिद्ध शिष्या कियानहुआ वहीं रहीं। अपने प्रिय शिष्य के मामले में उन्हें चैन नहीं मिल पा रहा था। यीयुन को भी कोई आपत्ति नहीं थी। वह परी यूकिन और राजकुमारी श्वेत लोमड़ी के बीच में खड़ा हो गया। जैसे ही वह कुछ करने वाला था, उसकी भौहें थोड़ी तंग गईं। उसी क्षण उसने परी यूकिन और राजकुमारी श्वेत लोमड़ी के दांतियानों में अजीब हलचल महसूस की। दोनों दुष्ट आत्माएं अचानक जाग उठी थीं। उन्होंने उसे पहचान लिया और डर के मारे परी यूकिन और राजकुमारी श्वेत लोमड़ी को छोड़कर भागने लगीं। वे अपने दांतियानों से बाहर निकल आईं, हर एक अलग अलग दिशा में मुड़ गई और कमरे के अलग अलग कोनों से भागने की कोशिश करने लगीं। भागने की कोशिश कर रहे हो? यीयुन ने ठंडी सांस लेते हुए कहा और उन्हें पकड़ने के लिए अपने हाथ बढ़ाए। जैसे ही यीयुन ने अपने हाथ फैलाए, उसके पीछे नीले रंग के दिव्य वृक्ष की एक आभा प्रकट हुई। दाववादी मंत्रों से युक्त दो कोमल हरी नसें दिव्य चाबुक की तरह बाहर निकलीं। पप फ्यूचर एड्स। नीले रंग के दिव्य वृक्ष से टकराने पर दोनों दुष्ट आत्माओं ने दो दर्दनाक चीखें निकालीं। इसके तुरंत बाद नीले रंग के दिव्य वृक्ष की नसें आत्माओं के चारों ओर लिपट गईं और उन्हें सीधे यीयुन के हाथों में वापस खींच लाईं। बेशक इस पूरे दृश्य को सिदकियानहुआ ने देखा। उसकी साधना का स्तर असाधारण था और वह बुरी आत्माओं के अस्तित्व को महसूस कर सकती थी, लेकिन केवल तभी जब वह अपनी चेतना को चरम सीमा तक ले जाती थी। यदि वह पूरी तरह से एकाग्र न होती तो वह भी बुरी आत्माओं के अस्तित्व को नहीं देख पाती। उपचार शुरू होते ही बुरी आत्माएं अचानक भाग निकलीं तो सिदकियानहुआ समय रहते कैसे प्रतिक्रिया कर पाती। उसे केवल दो ठंडी हवाओं का आभास हुआ। जैसे ही उसने अपनी चेतना को केंद्रित करके मामले की जांच करने का सोचा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बुरी आत्माएं काफी दूर जा चुकी थीं, लेकिन पलक झपकते ही यीयुन ने तेजी से उन दोनों दुष्ट आत्माओं को पकड़ लिया। यीयुन की इस अवलोकन क्षमता और प्रतिक्रिया की गति के साथ साथ उसकी ताकत ने सिदकियानहुआ को चकित कर दिया। इसके अलावा सिदकियानहुआ भी हैरान थी। आखिर वे दोनों दुष्ट आत्माएं किस बात से डर रही थीं? इससे पहले कई प्रसिद्ध डॉक्टरों ने परी यूकिन और राजकुमारी श्वेत लोमड़ी का निदान किया था। बुरी आत्माओं ने उन सभी को नजरअंदाज कर दिया और यह कहा जा सकता है कि उन्होंने उन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखा। लेकिन यीयुन के आते ही उसके कुछ करने से पहले ही दुष्ट आत्माएं डर के मारे भाग गईं। इसका मतलब ये था कि यीयुन को अपने इलाज की पूरी प्रक्रिया से गुजरने की भी जरूरत नहीं थी। उसे बस परी यूकिन और राजकुमारी श्वेत लोमड़ी के सामने पहुंच देना था और वे ठीक हो जाएंगी। ये तो हद से ज्यादा हास्यास्पद था। ये जानकर सिदकियानहुआ को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या प्रतिक्रिया दे। वे रसायन शास्त्री और प्रसिद्ध चिकित्सक, जिन्होंने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन असफल रहे, इस मामले पर क्या सोचेंगे। इसी बीच यीयुन दिव्य वृक्ष की नसों का उपयोग करके दोनों दुष्ट आत्माओं को नियंत्रित कर रहा था। उसने उन्हें अपने सामने उठाया और कुछ थप्पड़ मारे, जिसके बाद उसने लगातार उनकी पिटाई की। सिद्ध ज्ञान प्राप्त कर चुकी कियानहुआ दुष्ट आत्माओं के थप्पड़ों की आवाज भी सुन सकती थी। निराकार शरीर होने के बावजूद यीयुन उन्हें अपनी मर्जी से गला घोंट रहा था। दोनों दुष्ट आत्माएं तब तक चीखती रहीं जब तक वे मृत्यु के कगार पर नहीं पहुंच गईं। ये कोई बुरी आत्माएं नहीं थीं जो लोगों को राख कर देती थीं। ये तो दो मुर्गियों की तरह थी जिन्हें भोजन की तैयारी में अभी अभी काटा गया हो। ये सब देखकर सिद्ध शक्ति प्राप्त कियानहुआ अवाक रह गई। वह स्तब्ध रह गई। उसे स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि दुष्ट आत्माओं की आभा तेजी से कम हो रही है। वह भयावह और ठंडी आभा अब पहले की तुलना में 10वें हिस्से से भी कम रह गई थी। और उसी क्षण यीयुन ने दर्जनों चिन्ह उत्पन्न किए और उन्हें दुष्ट आत्माओं के शरीरों में अंकित कर दिया। इससे दुष्ट आत्माओं की गति सीधे तौर पर प्रतिबंधित हो गई। इसके बाद उसने युआन क्यूई को अपने हाथों में लिया और परी यूकिन और राजकुमारी व्हाइट फॉक्स के पेट पर दबाव डाला, जिससे दोनों दुष्ट आत्माएं उनके दांतियान में कैद हो गईं। पल भर में एक गर्म ऊर्जा दोनों महिलाओं के शरीर में प्रवाहित हुई और उनके अंगों तक पहुंच गई। यह ऊर्जा नीले रंग के दिव्य वृक्ष की जीवन शक्ति से उत्पन्न हुई थी। यह अपार जीवन शक्ति से परिपूर्ण थी जो शरीर को पोषण प्रदान कर सकती थी और असीम आराम पहुंचा सकती थी। राजकुमारी श्वेत लोमड़ी ठीक थी, लेकिन परी यूकिन का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसके माथे से पसीने की छोटी छोटी बूंदें टपक रही थीं। उनके शरीर, जो इतने लंबे समय से सूखे से जूझ रहे थे, अचानक इतनी तीव्र और पोषणदायक ऊर्जा प्राप्त कर गए। यह आरामदायक होने के साथ साथ कुछ हद तक उत्तेजक भी था। यीयुन ने अपने हाथों को उनके दंतियन पर 2.5 मिनट तक दबाए रखा, फिर धीरे धीरे उन्हें हटा लिया। ताजगी का एहसास पहले तो तीव्र था, लेकिन धीरे धीरे शांत हो गया। जब यीयुन ने अपने हाथ हटाए, तब तक उस एहसास ने गहरा अर्थ छोड़ दिया था। ये हो चुका है। जब यीयुन ने ये कहा तो परी यूकिन और राजकुमारी श्वेत लोमड़ी ने राहत की सांस ली। उन्होंने अपने शरीर में ऊर्जा का संचार करने का प्रयास किया और पाया कि उनकी ऊर्जा पुनः प्राप्त हो गई है। हालांकि अपनी चरम अवस्था की तुलना में वे अभी भी थोड़ी कमजोर थीं। यीयुन ने समझाया, तुम देखोगे कि सीलबंद दुष्ट आत्माएं अभी भी तुम्हारे दांतियान के एक छोटे से हिस्से से ऊर्जा सोख रही हैं। ये तुम्हें अपने दांतियान की पूरी शक्ति का उपयोग करने से रोकती है, लेकिन कोई बात नहीं।
जब तक तुम शांत मन से साधना करते हो और सिद्ध के हृदय का ज्ञान प्राप्त करते हो, जिससे तुम अपनी इच्छाशक्ति और युवांची का उपयोग करके दुष्ट आत्माओं को नष्ट कर सको, तब तक ये तुम दोनों के लिए एक अच्छा अवसर साबित होगा। जब परी यूकिन ने यीयुन की बातें सुनी तो उसे समझ नहीं आया कि क्या प्रतिक्रिया दे। एक अच्छा अवसर से उसका क्या तात्पर्य था। यदि उसे वीना के हृदय के बारे में जानकारी मिल जाती तो यह उसके लिए एक बहुत बड़ा अवसर होता। उसने कहा, धन्यवाद युवा स्वामी ही, लेकिन आपकी भविष्य की सहायता के बिना क्या ये दुष्ट आत्मा ठीक होकर अपनी शक्ति बढ़ा सकती है, जिससे एक और प्रकोप हो सकता है। यीयुन ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, उन्हें मेरी ऊर्जा से सील कर दिया गया है। वे न केवल सत्ता ग्रहण करने में असमर्थ हैं, बल्कि वे परी यूकिन और वुक्सिया के दांतियान से भी बच नहीं सकते। वे केवल परिष्कृत होने की प्रतीक्षा कर सकते हैं। यीयुन की सौम्य प्रतिक्रिया सुनकर सिद्ध क्या न हुआ और परी यूकिन अवाक रह गईं। ऐसा कारनामा करना किसी बीमारी का इलाज करने से 100 गुना से भी अधिक कठिन था। इन दुष्ट आत्माओं का यीयुन से मिलना वाकई दुर्भाग्यपूर्ण था। यीयुन को देखते ही उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़ी गईं। फिर उन्हें जबरदस्ती परी यूकिन और राजकुमारी श्वेत लोमड़ी के दांतियानों में कैद कर दिया गया और सुधार के लिए एक कुएं के रूप में इस्तेमाल किया गया। उसी क्षण दरवाजा खुला। नगर स्वामी किन और उनके साथी अंदर आ गए। नगर प्रमुख किन ने यीयुन की ओर देखा और जल्दी से पूछा, युवा स्वामी की स्थिति कैसी है। उसने जांच पड़ताल के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि वह जानता था कि यीयुन सक्षम है और सब कुछ संभवतः सुचारू रूप से चलेगा, फिर भी उसे थोड़ी चिंता थी। जैसे ही उसने सवाल पूछा, उसने देखा कि सिद्ध हो चुकी क्या न हुआ का चेहरा अजीब सा दिख रहा था। क्या न हुआ, क्या हुआ, क्या कुछ गड़बड़ हो गई। ये बहुत सफल रहा। परफेक्टेड क्या न हुआ ने आश्चर्यचकित होकर कहा। सफल कहना तो बहुत कम होगा। उसने आवाज के जरिए सारी स्थिति का ब्यौरा दिया। नगर स्वामी किन को भी ये सुनकर हास्यास्पद लगा। क्या यीयुन के पास सच में ऐसी क्षमता है। वुक्सिया, तुम कैसा महसूस कर रही हो। नगर स्वामी किन ने राजकुमारी व्हाइट फॉक्स से पूछा। राजकुमारी श्वेत लोमड़ी ने सिर हिलाया। अंकल किन, जी हाँ, मैं अब साधना कर सकती हूँ। इसके अलावा मैं दुष्ट आत्मा की उपस्थिति को भी महसूस कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि 1 साल से भी कम समय में मैं इसे पूरी तरह से परिष्कृत कर लूंगी और इसका उपयोग अपने वीना के हृदय को सशक्त बनाने के लिए करूंगी। बहुत बढ़िया, ये तो शानदार है। नगर प्रमुख किन ने राहत की सांस ली और यीयुन की ओर देखा। यीयुन, अब जबकि पैराडाइज चैप्टर, गुइयुआन परिवार और मैं तुम्हारा साथ दे रहे हैं, तो मेरे इमॉर्टल पवेलियन पर हमला करने की कोई योजना तो होनी ही चाहिए। तुम्हारी योजना क्या है। बिल्कुल, हाँ, चलिए योजना पर चर्चा करते हैं। चलिए 3 महीने बाद होने वाली भव्य रसायन विज्ञान सह चिकित्सा सम्मेलन से शुरुआत करते हैं, यीयुन ने कहा और उनकी आंखों में एक चमक आ गई। अध्याय 1187, आकाश अग्नि के पवित्र हाथ। अनुवादक सीके टेलन, संपादक सीके टेलन। समय बीतने के साथ साथ अधिक से अधिक प्रसिद्ध चिकित्सक और रसायन शास्त्री मायरीड सिटी में एकत्रित होने लगे। मायरीड इमॉर्टल पवेलियन द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार विशेष रूप से लुभावने थे। आगामी भव्य रसायन सह चिकित्सा सम्मेलन की प्रत्याशा में लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी और यह कई डॉक्टरों और रसायन शास्त्रियों के लिए अपना नाम कमाने का एक अवसर भी बन गया था। केवल मायरीड इमॉर्टल पवेलियन को ही इस आयोजन की आवश्यकता नहीं थी। मायरीड सिटी के कई गुट इस बैठक का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इस उम्मीद में कि उनके संक्रमित प्रतिभाशाली लोगों के लिए कोई इलाज मिल जाएगा। लगभग 10,000 चिकित्सक और रसायन शास्त्री मायरीड सिटी में आए हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनकी प्रतिष्ठा बेवजह ही इतनी अच्छी है, लेकिन यहाँ काफी संख्या में सच्चे विशेषज्ञ भी हैं। विशेष रूप से सबसे प्रभावशाली आगमन उन रसायन शास्त्र और चिकित्सा संबंधी अमर संप्रदायों से हुआ है जिनकी विरासत करोड़ों वर्षों पुरानी है। इन संप्रदायों से आने वाले लोग मायरीड सिटी के स्थानीय चिकित्सकों और रसायन शास्त्रियों से कहीं बेहतर हैं। सिटी लॉर्ड मनो में एक दर्पण जैसी झील पर राजकुमारी व्हाइट फॉक्स वीणा बजाते हुए यीयुन को शहर की ताज़ा खबरें बता रही थी। इन दिनों जब यीयुन दवाइयां बनाने में व्यस्त नहीं होता था तो वह राजकुमारी श्वेत लोमड़ी और अक्सर आने वाली परी यूकिन के साथ समय बिताता था। तीनों झील में नाव की सवारी करते, चाय पीते और वीणा वादन में मग्न हो जाते थे। यह मन और शरीर दोनों का साधना साधन था। समय बीतने के साथ यीयुन को यह आभास होने लगा कि दाव महल के क्षेत्र में जबरदस्ती प्रवेश करने के दुष्परिणाम लगभग समाप्त हो चुके हैं। कुछ ही दिनों में वह दाव पैलेस के दूसरे तल के क्षेत्र की ओर बढ़ने का प्रयास कर सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आता है, यीयुन ने कहा। यदि उन्हें दिव्य रसायन शास्त्री की विरासत प्राप्त न होती तो शायद वे गहन विरासत वाले अमर रसायन शास्त्री चिकित्सकीय संप्रदायों की रसायन विधियों में कुछ रुचि रखते। हालांकि वर्तमान में वे उनके बारे में ज्यादा नहीं सोचते थे। रसायन विज्ञान और चिकित्सा का भव्य सम्मेलन बस कुछ ही दिनों में होने वाला था। यीयुन की तैयारी की बात करें तो उसने पिछले 3 महीनों में अपनी शारीरिक क्षमता को चरम सीमा तक पहुंचा दिया था। क्या सच में? मैंने सुना है कि 9 काल्ड्रॉन अल्केमिकल सेक्ट के लोग आ जा रहे हैं। वे कैंडल काल्ड्रॉन डिवाइन टेरिटरी से हैं। अगर आपकी रुचि हो तो हम भी चल सकते हैं, राजकुमारी व्हाइट फॉक्स ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, कैंडल काल्ड्रॉन डिवाइन टेरिटरी। यीयुन ने दिव्य रसायनज्ञ के नोट्स को याद कर लिया था, इसलिए जाहिर तौर पर वह कैंडल काल्ड्रॉन डिवाइन टेरिटरी के बारे में जानता था। यदि असंख्य दिव्य क्षेत्र को यान देवता स्वर्ग का व्यापारिक केंद्र कहा जाता है तो मोमबत्ती कड़ाही दिव्य क्षेत्र यान देवता स्वर्ग का किमियागरों का मक्का होगा। हालांकि अपने अनूठे वातावरण के कारण असंख्य दिव्य क्षेत्र अपार धन संपत्ति से भरा हुआ था, लेकिन प्राचीन विरासत के मामले में इसमें गर्व करने लायक कुछ भी नहीं था। मायरीड डिवाइन टेरिटरी के प्रमुख गुट सार रूप में विशालकाय समूह थे। हालांकि कैंडल काल्ड्रॉन डिवाइन टेरिटरी उनसे अलग थी। यहाँ हर तरह की रहस्यमयी कलाकृतियां और प्राकृतिक खजाने पाए जाते थे। करोड़ों साल पुरानी रसायन विद्या और चिकित्सा परंपरा के अलावा यहाँ कई रसायन शास्त्री ऋषि और रसायन शास्त्री चिकित्सक भी थे। अब फ्यूचर एड्स। कई साल पहले दिव्य रसायनज्ञ का कैंडल काल्ड्रॉन डिवाइन टेरिटरी से एक प्रतिद्वंद्वी था। जाहिर है, दिव्य रसायनज्ञ का प्रतिद्वंद्वी कहलाने के लिए उसकी क्षमता असाधारण थी। हालांकि करोड़ों साल पहले कुछ ऐसा घटित हुआ था। दिव्य रसायन शास्त्री ने अपने नोट्स में उल्लेख किया था कि उसका प्रतिद्वंद्वी भी सिंघोल में चला गया था। शायद वह बहुत पहले धूल में बदल गया था और मिट्टी में विलीन हो गया था। क्या 9 काल्ड्रॉन अल्केमिकल सेक्ट वास्तव में कैंडल काल्ड्रॉन डिवाइन टेरिटरी से आता है?
कैंडल कार्ड्रॉन डिवाइन टेरिटरी में उनकी कितनी प्रतिष्ठा है? वे प्रथम श्रेणी के गुट हैं। कैंडल कार्ड्रॉन डिवाइन टेरिटरी में कुछ रसायन विज्ञान और चिकित्सा के महाशक्तिशाली केंद्र हैं और 9 कार्ड्रॉन केमिकल सेक्ट उनमें से एक है। क्या ऐसा है? ये यून ने सिर हिलाया। वह जानता था कि कैंडल कार्ड्रॉन डिवाइन टेरिटरी में कई एकांतप्रिय संप्रदाय थे। उनमें से कई तो अमर वर्षा संप्रदाय से भी श्रेष्ठ थे। हालांकि समय की लंबी धाराओं में कुछ ऐसे कीमियाई और चिकित्सा संप्रदाय भी थे जो अचानक गायब हो गए और उनके ठिकाने का कोई पता नहीं चला। कैंडल कार्ड्रॉन डिवाइन टेरिटरी के संप्रदायों की एक लंबी विरासत है और वे खुद को बहुत ऊंचा समझते होंगे। उन्होंने वास्तव में मायरीड इमॉर्टल पवेलियन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। मुझे इस बारे में भी पक्का पता नहीं है। ... इस समय तक मायरीड सिटी के द्वार लगातार चहल पहल से भरे रहते थे। विभिन्न दिव्य क्षेत्रों से कई लोग भव्य रसायन विज्ञान सह चिकित्सा सम्मेलन के लिए मायरीड सिटी में उमड़ पड़े थे। इस समय जो लोग प्रकट हुए वे विशेष रूप से अनोखे थे। जैसे ही ये लोग प्रकट हुए उन्होंने अनगिनत योद्धाओं का ध्यान आकर्षित किया। आकाश से एक विशाल जेड जैसे कमल का पत्ता नीचे उतरा। उसके ऊपर कुछ ऐसी आकृतियां खड़ी थीं जो अलौकिक प्रतीत हो रही थीं। उनके पीछे लाल होंठ और सफेद दांतों वाले कुछ बेहद प्रतिभाशाली बच्चे थे। ये तो 9 कार्ड्रॉन केमिकल सेक्ट के लोग हैं। वे सचमुच आए थे। 9 कार्ड्रॉन केमिकल सेक्ट के लोगों के मायरीड सिटी आने की खबर पहले ही फैल चुकी थी। फुसफुसाहट सुनकर नीले वस्त्र पहने एक व्यक्ति ने नीचे देखा। उसकी निगाहें मशाल की तरह थीं, मानो उसकी आंखों में 2 चकाचौंध कर देने वाली ज्वालाएं हों। वह एक नज़र से ही किसी का दम घोंट सकता था। उन्हें ऐसा महसूस होता जैसे उनके शरीर में गर्मी की सिहरन दौड़ गई हो, मानो किसी ज्वाला की लपटें उनके पास से गुजरी हों। मैंने सुना है कि 9 कार्ड्रॉन केमिकल सेक्ट के एक रसायनज्ञ ने 3000 वर्षों तक साधना की है। उनका नाम स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स है और उन्होंने अपनी आंखों में स्काईफायर की 2 किरणें समाहित की हैं। ये वही होना चाहिए। आकाश अग्नि पवित्र हाथ स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स दिव्य क्षेत्र के दूरस्थ योद्धाओं के बीच भी प्रसिद्ध थे। उनकी रसायन विद्या में असाधारण दक्षता थी और कैंडल कार्ड्रॉन दिव्य क्षेत्र में उनका गहरा प्रभाव था। असंख्य लोग उनकी सेवाओं के लिए उनके पास आते थे। अब फ्यूचर एड्स। अब जब वे स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स को साक्षात देख सकते थे तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो उनकी आंखों की एक झलक ही उनकी निगाहों की झुलसा देने वाली आग में झुलसने लगी हो। यह असहनीय पीड़ादायक था। वास्तव में उन्होंने अपने नाम को सार्थक कर दिखाया। कमल का पत्ता जमीन पर गिरा और तुरंत ही शहर के द्वार से लोगों का एक समूह आगे आया। समूह का नेतृत्व ज़ुआक्यू बो कर रहे थे। असंख्य अमर मंडप के एक रसायन शास्त्री वरिष्ठ होने के नाते स्वाभाविक रूप से उन्हें ही इस विशिष्ट व्यक्ति का स्वागत करना था। और उनके पीछे सी शाओयू थे। यदि सी युशेंग अपंग न होते तो सी शाओयू को स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स का स्वागत करने और उन्हें प्राप्त करने का अवसर न मिलता। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स स्वयं आएंगे। कितना बड़ा सम्मान है, ज़ुआक्यू बो ने जोश से कहा। स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स ने बेपरवाही से कहा, मुझे आपके शहर की बीमारी के लक्षण बहुत ही अनोखे लगे, ऐसा कुछ जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि इसने मेरे मन में जिज्ञासा जगाए। क्या सच में? ज़ुआक्यू बो ने मन ही मन सिर हिलाया। अगर ऐसा नहीं होता तो स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स खुद क्यों आते? स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स में आपका स्वागत है, सी शाओयू ने झुककर कहा। उसने स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स पर एक नज़र डाली और उससे आशा की एक झलक मिली। जब भी सी शाओयू को अपनी बीमारी का ख्याल आता वह बेहद निराश हो जाता। पिछले 3 महीनों से उसकी हालत और बिगड़ती जा रही थी। इसके अलावा ये यून भी नहीं आया था। हो सकता है कि वह डर के मारे कहीं चला गया हो। हालांकि इस भव्य रसायन विज्ञान सह चिकित्सा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य प्लेग का इलाज करने में सक्षम चिकित्सक की खोज करना था। ये यून को पकड़ना तो सी शाओयू के लिए मात्र एक अतिरिक्त लाभ था। अब 9 कार्ड्रॉन केमिकल सेक्ट के स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स के यहाँ होने से सी शाओयू केवल तुरंत निदान प्राप्त करना चाहता था। अरे तुम भी संक्रमित हो। स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स ने एक नज़र में ही समझ लिया कि सी शाओयू में युआनची की कमी है। उसकी सांसें भी उथली थीं, मानो वह गंभीर रूप से बीमार हो। सी शाओयू मुस्कुराते हुए तुरंत बोला, जी हाँ, मैं मायरीड इमॉर्टल पवेलियन का सी शाओयू हूँ। मुझे आधे साल से ज्यादा समय से संक्रमण है। मुझे आश्चर्य है कि क्या पवित्र हाथों से यह संभव है। जल्दी कोई बात नहीं है, स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा। चूंकि ग्रैंड एल्केमिकल का मेडिकल मीट नजदीक है इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से मीट में ही निदान दूंगा। उस बारे में सी शाओयू की आंखों में निराशा झलक उठी। पवित्र हाथों? क्या सच में? आप दूर से आए हैं और आपको महामारी की बारीकियों की जानकारी नहीं है। मैं आपको इसके बारे में और विस्तार से समझा सकता हूँ। वह चाहता था कि महान रसायन विज्ञान सह चिकित्सा सम्मेलन तुरंत आयोजित हो क्योंकि वह अपनी बीमारी को एक पल भी अधिक समय तक जारी नहीं रखना चाहता था। अध्याय 1188 भव्य सम्मेलन का प्रारंभ। अनुवादक सीकेटेलन, संपादक सीकेटेलन। अगले दिनों में ये यून अपना समय दर्पण जैसी दिखने वाली झील के किनारे बिताने लगा, वीणा का संगीत सुनता और चाय पीता रहा। उसका जीवन चिंतामुक्त और आरामदेह था। एक दिन ये यून के बगल में बैठी राजकुमारी श्वेतलोमणि ने अचानक अपना वीणा बजाना बंद कर दिया। झील के किनारे की ओर देखते हुए उसकी उंगलियां जम गईं। अंकल किन, नगर प्रमुख किन नाव के सामने प्रकट होने से पहले जोर से हंसे। तुम दोनों तो बड़े लापरवाह हो। क्या तुम भूल गए हो कि आज महान रसायन विज्ञान सह चिकित्सा सम्मेलन है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये यून खड़ी हुई और बोली, नगर स्वामी किन, क्या सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं? नगर स्वामी किन की आंखों में तीव्र चमक आ गई। उनकी हंसमुख मुस्कान में हत्या की मंशा की झलक थी। मैंने गुयुआन परिवार और पैराडाइज चैप्टर के साथ अपनी बातचीत पूरी कर ली है। ये भव्य रसायन विज्ञान सह चिकित्सा सम्मेलन निश्चित रूप से एक भव्य सम्मेलन होगा। नगर प्रमुख किन ने ये यून की ओर देखते हुए कहा, क्या तुम भी आ रहे हो? बिल्कुल, ये यून ने सिर हिलाया। हम, क्या आपको पहचाने जाने का डर नहीं है? अमर मंडप आपको वहीं के वहीं पकड़ सकता है। नगर प्रमुख किन, निश्चिंत रहें, मैंने आवश्यक तैयारियां पहले ही कर ली हैं। ये यून के बोलते ही उसका रूप और कद तुरंत बदलने लगा। पहले तो ये बदलाव सूक्ष्म था, लेकिन पलक झपकते ही वह एक साधारण से दिखने वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति में परिवर्तित हो गया। नगर स्वामी किन इस दृश्य को देखकर चकित रह गए। यदि मैंने इसे अपनी आंखों से न देखा होता तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाता, भले ही तुम मेरे सामने होते।
ये वेश परिवर्तन की तकनीक वास्तव में सर्वव्यापी है। ये सिर्फ मेरे भेष का असर नहीं है। पिछले कुछ दिनों में मैंने एक पुनर्जन्म की गोली विकसित की है। मैंने इस गोली का इस्तेमाल अपनी भेष बदलने की तकनीक के साथ करके ये प्रभावी भेष हासिल किया है, यीयुन ने मुस्कुराते हुए कहा। एजियोर यांग लॉर्ड की स्टार ट्रांसफरेंस हेवन चेंजिंग बुक शुरू से ही बेहद सटीक थी। यहाँ तक कि उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली लोग भी इसमें कोई खामी नहीं देख पाते। फिर वो पुनर्जन्म की गोली थी जो यीयुन को दिव्य रसायन शास्त्री के नोट्स में मिली थी। इसे खाने से न केवल उसका रूप और आवाज बदल गई, बल्कि उसकी आत्मा और आभा भी बदल गई। इन दोनों के संयोजन से एक त्रुटिहीन भेष बन गया। नगर स्वामी किन, मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूं कि विवेक के मामले में बैठक में भाग लेने वाले लोग आपकी तुलना में कैसे हैं। हाँ, चिंता मत करो। अगर मैं तुम्हारा भेष नहीं पहचान पाया तो बाकी लोग तो बिल्कुल भी नहीं पहचान पाएंगे। मेरिदम मंडप के मंडप स्वामी का साधना स्तर मेरे जैसा ही है। जहां तक नौकड़ाही रसायन संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख की बात है, वह असीम रूप से शक्तिशाली हैं, लेकिन उनके वहां होने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए सभा में शामिल होने को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यीयुन ने सिर हिलाया। उसने नगर स्वामी किन के सामने अपना रूप बदलकर अपने भेष की प्रभावशीलता को परखने का प्रयास किया था। युवा स्वामी ही, आपके नए रूप रंग के साथ आप मेरे साथ एक विदेशी चिकित्सक के रूप में चल सकते हैं। हम आपको ऐसे व्यक्ति के रूप में बता सकते हैं जिसे मेरे स्वामी ने भेजा है। राजकुमारी श्वेत लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा। यीयुन ने सिर हिलाया। ठीक है, तो फिर चलिए चलते हैं। हमें बाकी लोगों को ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कराना चाहिए, नगर स्वामी किन ने गंभीर स्वर में कहा। अब फ्यूचर एड्स 6 महीने की तैयारियों का नतीजा भव्य रसायन विज्ञान सह चिकित्सा सम्मेलन आखिरकार शुरू हो गया। इस बैठक की मेजबानी मायरीड इमॉर्टल पवेलियन ने की। मायरीड सिटी के मुख्य जिलों में स्थित मायरीड इमॉर्टल पवेलियन एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था। यह एक ऊंची भव्य इमारत थी जिसके सामने एक विशाल चौक था। बैठक वाले दिन मायरीड सिटी लगभग खाली हो गई क्योंकि लगभग सभी लोग चौक पर चले गए थे। चौक में इतने सारे लोगों के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी। हालांकि मायरीड इमॉर्टल पवेलियन ने पहले से ही योजना बना रखी थी और एक ऐसी कलाकृति तैयार की थी जिसमें एक छोटी सी दुनिया समाहित थी। ये कलाकृति वैसे तो किसी काम की नहीं थी, बस इसमें एक छोटी सी दुनिया समाहित करने की क्षमता थी। लेकिन ये सभा इसके उपयोग के लिए एकदम सही अवसर था। जो लोग चौक में प्रवेश करते वे चौक के चारों ओर लगे एक प्रकाश के पर्दे से गुजरते जो उन्हें स्वचालित रूप से एक छोटी सी दुनिया में भेज देता। उस छोटी सी दुनिया के केंद्र में एक मंच था, एक बगीचे की तरह। वहां विभिन्न प्रमुख गुटों के मेहमानों के लिए कई मंडप बने हुए थे। साधारण योद्धा केवल दूर खड़े रह सकते थे। मंच के एक तरफ कुछ भारी निगाहों और गहरी अथाह आभा वाला एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति एक ऊंचे ढांचे पर बैठा था। उसने थोड़ा ऊपर देखा और नगर स्वामी किन और राजकुमारी श्वेत लोमड़ी को रथ पर आते हुए देखा। वह मुस्कुराया और बोला, नगर स्वामी किन, आप भी आ गए। इस भव्य सम्मेलन में मायरीड सिटी के इतने सारे प्रतिभाशाली लोग शामिल हैं। मायरीड सिटी के नगर प्रमुख होने के नाते मैं इसमें कैसे अनुपस्थित रह सकता हूँ, नगर प्रमुख किन ने बुलंद और स्पष्ट स्वर में कहा। उनका स्वर लगभग समाप्त ही हुआ था कि वे और राजकुमारी व्हाइट फॉक्स उस विशाल संरचना के शीर्ष पर पहुंच गए। क्या आप सहमत नहीं हैं, पवेलियन लॉर्ड सी? सिटी लॉर्ड किन ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर देखते हुए कहा। वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मायरीड इमॉर्टल पवेलियन का पवेलियन लॉर्ड था। यीयुन ने गहरी सांस ली और उसकी नजरें पल भर के लिए उस अधेड़ उम्र के आदमी से मिलीं। उसका शरीर दुबला पतला था और त्वचा कुछ सांवली थी। उसके चेहरे पर सौम्य मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में मानो एक तीक्ष्ण तलवार छिपी थी। स्वाभाविक रूप से पवेलियन लॉर्ड सी ने सिर हिलाया। उन्होंने यीयुन पर ज्यादा देर तक नजर नहीं टिकाई और तुरंत ही नगर प्रमुख किन के पास खड़ी राजकुमारी व्हाइट फॉक्स पर अपनी दृष्टि डाल दी। उनकी दृष्टि तीव्र थी और वे तुरंत ही राजकुमारी की कमजोरी को भांप गए। स्पष्ट था कि दुष्ट आत्मा अभी भी उसके शरीर में मौजूद थी। कौन जानता था कि नगर स्वामी किन भी इन बुरी आत्माओं के सामने बेबस होंगे। तो आज की इस भव्य रसायन सह चिकित्सा सम्मेलन में शायद परिवुक्सिया का इलाज मिल जाए। अगर ऐसा हुआ तो नगर स्वामी किन को शायद मुझे धन्यवाद भी देना पड़े। उनका मानना था कि नगर स्वामी किन राजकुमारी व्हाइट फॉक्स के इलाज की तलाश में आए थे। क्या ऐसा है? दरअसल मैं आज अपने साथ एक रसायन शास्त्री को लेकर आया हूँ, नगर स्वामी किन ने उत्तर दिया। पवेलियन लॉर्ड सी ने राजकुमारी व्हाइट फॉक्स के बगल में खड़े अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर सरसरी नजर डाली। वह बिल्कुल साधारण लग रहा था, इसलिए पवेलियन लॉर्ड सी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि वह कोई साधारण रसायनज्ञ है जिसे नगर स्वामी किन अपने साथ लाया है। ये रसायन शास्त्री, प्रश्नवाचक चिन्ह। मुझे लगा था कि तुम यीयुन को यहाँ लाओगे। पवेलियन लॉर्ड सी के बोलते ही उनकी आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। जैसे ही उसने ये कहा, माहौल थोड़ा ठंडा हो गया। यीयुन एक बेहद प्रतिष्ठित नाम था। सभी जानते थे कि मायरीड इमॉर्टल पवेलियन और यीयुन के बीच का दुश्मनी कभी सुलझ नहीं सकती। फिर भी पवेलियन लॉर्ड सी ने अचानक ऐसे हालात में उसका जिक्र किया जिससे वहां मौजूद लोग कुछ अचंभित रह गए। ये सर्वविदित था कि नगर स्वामी किन ने पहले यीयुन का पक्ष लिया था और उसकी रक्षा की थी। इसी कारण नगर स्वामी किन और मायरीड इमॉर्टल पवेलियन के संबंधों में खटास आ गई थी। हालांकि इस बात को बुलाया जा सकता था। ऊपरी तौर पर सभी सौहार्दपूर्ण व्यवहार कर रहे थे। हालांकि पवेलियन लॉर्ड सी ने अचानक यीयुन का जिक्र किया, जिसका स्पष्ट अर्थ था कि वह सिटी लॉर्ड किन को नीचा दिखाना चाहते थे। अब फ्यूचर एड्स, माहौल कुछ असहज हो गया। हालांकि नगर प्रमुख किन ने केवल अपनी बाहें उठाई लेकिन चुप रहे। हा, पवेलियन लॉर्ड सी अचानक जोर से हंसे। मैं तो बस मजाक कर रहा था। ये मुंह क्यों बना रहे हो? क्या तुमने इसे गंभीरता से ले लिया? सिटी लॉर्ड किन, मुझे पता है कि तुम एक बार उस बदमाश के झांसे में आ चुके हो, और उस बदमाश में चाहे कितनी भी हिम्मत क्यों न हो, वो इस सभा में आने की हिम्मत नहीं करेगा। वो तो अपनी मौत को दावत दे रहा होगा। नगर स्वामी किन, चिंता मत कीजिए, मैं अतीत के छोटे मोटे झगड़ों में नहीं उलझूंगा। आइए नगर स्वामी किन, जश्न मनाएं और इस मामले को भुला दें। जब पवेलियन लॉर्ड सी बोल रहे थे तो उन्होंने अपना शराब का प्याला उठाया। इस इशारे को देखकर हर कोई समझ गया कि पवेलियन लॉर्ड सी सिटी लॉर्ड किन को चेतावनी दे रहे थे।
वे उन्हें यी यून से जुड़े मामलों में दखल न देने की चेतावनी दे रहे थे और साथ ही यह भी याद दिला रहे थे कि मायरीड इमॉर्टल पवेलियन ही मायरीड सिटी का असली संरक्षक है। दूसरी ओर सिटी लॉर्ड किन तो सिर्फ नाम के रह गए थे। देखते हैं। किन चेंगयांग ने मुस्कुराते हुए अपना प्याला उठाया और शराब पी ली। इस दृश्य को देखने वालों की इसके अर्थ के बारे में अलग अलग राय थी। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि नगर स्वामी किन ने समझौता कर लिया है। सचमुच मायरीड इमॉर्टल पवेलियन का अब बहुत महत्व था। इसने भव्य रसायन विज्ञान सह चिकित्सा सम्मेलन का आयोजन किया था, जिससे इसकी प्रतिष्ठा चरम सीमा तक पहुंच गई थी। इसके अलावा मायरीड सिटी के हर गुट को मायरीड इमॉर्टल पवेलियन की मदद की जरूरत थी। उन्हें उम्मीद थी कि यह सम्मेलन उनके कनिष्ठों को बचाएगा। नगर प्रमुख किन भी इसका अपवाद नहीं था। नगर स्वामी किन के पास राजकुमारी व्हाइट फॉक्स के साथ समझौता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लोगों ने इस मामले पर विचार करते हुए मिलीजुली भावनाएं व्यक्त की। यदि महान रसायन विज्ञान सह चिकित्सा सम्मेलन महामारी का इलाज खोजने में सफल हो जाता तो मायरीड इमॉर्टल पवेलियन सुर्खियों में आ जाता। यह मायरीड सिटी का सर्वोपरि गुट बन जाता। टोस्ट के बाद जोहो परिवार, गुयुआन परिवार और पैराडाइज चैप्टर पहुंचे। परी पर्पल रेन सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं हुई, बल्कि अपनी गाड़ी में ही रहीं। परी यूकिन सिद्धकियानहुआ के साथ आई थीं। वे नगर स्वामी किन और राजकुमारी व्हाइट फॉक्स के सामने बैठी थीं। एक के बाद एक विभिन्न प्रमुख गुटों के लोग आते गए। उसी क्षण पवेलियन लॉर्ड सी ने अपना शराब का प्याला फिर से उठाया और कहा, मेरी समझ से नगर स्वामी किन न केवल एक रसायनज्ञ को लाए हैं, बल्कि सभी ने अनेक रसायनज्ञों और प्रख्यात चिकित्सकों को बुलाकर यहाँ आमंत्रित किया है। यह अच्छी बात है कि सभी को इलाज खोजने का मौका मिल रहा है। हमारे सामूहिक प्रयासों से सभी को लाभ होगा। हालांकि इस भव्य रसायन सह चिकित्सा सम्मेलन में हम सबसे अधिक कैंडल काल्ड्रॉन डिवाइन टेरिटरी के विभिन्न बड़े रसायन शास्त्र संप्रदायों के विशेषज्ञों का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। जैसे ही पवेलियन लॉर्ड सी ने बोलना शुरू किया, कीमियाई पवित्र संप्रदायों के लोग प्रकट हुए। उनमें से एक कमल के पत्ते पर खड़ा था। वह पत्ता जमीन के समानांतर चल रहा था और एक मंडप के अंदर प्रकट हुआ। अरे, ये तो निर्मल कमल का पत्ता है। वहाँ कई रसायन शास्त्री मौजूद थे, इसलिए काफी लोगों ने 9 काल्ड्रॉन अल्केमिकल सेक्ट के दल के पैरों के नीचे कमल के पत्ते को पहचान लिया। धूल रहित कमल क्या है? कुछ लोगों ने हैरानी से पूछा। हर रसायन शास्त्री अत्यंत ज्ञानी नहीं होता था। धूल रहित कमल अत्यंत दुर्लभ होते हैं। मुझे तो लगा था कि ये विलुप्त हो गए हैं। धूल रहित कमल एक प्राकृतिक खजाना है जो दुनिया के विनाश के कगार पर कई तरह के संयोगों से पनपा है। आमतौर पर विनाश का सामना कर रही दुनिया में पूरी तरह से अराजकता फैली होती है। हर जगह लावा और भूकंप होते हैं, जहरीली गैसें होती हैं और धरती की दरारों से प्रलयकारी धुआं निकलता है। लेकिन ठीक इसी वातावरण में धूल रहित कमल पनप सकता है और बेदाग बना रह सकता है। कमल के पत्ते हरे भरे होते हैं और फूल नमी से भरे होते हैं, इसीलिए इसे धूल रहित कमल कहा जाता है, एक वृद्ध रसायन शास्त्री ने समझाया। इसकी उत्पत्ति किसी चमत्कार से कम नहीं लग रही थी। धूल रहित कमल के पत्ते के ऊपर लाल कपड़े पहने एक लड़की ने बातचीत सुनी। उसके होंठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान आई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये देहाती इतने जानकार होंगे और धूल रहित कमल को पहचान लेंगे। तो ये सिर्फ व्यापार में ही अच्छे नहीं हैं। यूए, तुम इस तरह क्यों बोलती हो? हालांकि हमारे 9 कड़ाही रसायन संप्रदाय की एक लंबी विरासत है, लेकिन बाहरी दुनिया के प्रतिभाशाली लोगों को कम मत समझो, वरना तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। लाल वस्त्र पहने लड़की के सामने खड़े एक व्यक्ति ने भौहें चढ़ाकर उसे फटकारा। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वह कोई और नहीं बल्कि स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स था। जी हाँ, मार्शल अंकल, मैंने बिना सोचे समझे बोल दिया। लाल कपड़े पहनी लड़की ने जीभ बाहर निकाल दी। हालांकि उसने मौखिक रूप से सहमति जताई, लेकिन स्पष्ट रूप से उसे सबक समझ में नहीं आया। स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स ने अपना सिर हिलाया। वह जानता था कि 9 काल्ड्रॉन अल्केमिकल सेक्ट के युवा शिष्य बेहद घमंडी थे। हालांकि वे वास्तव में सेक्ट के शीर्ष प्रतिभाशाली थे, खासकर रसायन विद्या के क्षेत्र में। 9 काल्ड्रॉन अल्केमिकल सेक्ट की लंबी वंशावली और विरासत में मिली तकनीकों के आगे कोई भी उन्हें प्रभावित नहीं कर सकता था। अध्याय 1189, जेड फ्लेम अमर ऑर्किड। अनुवादक सीके टेलन, संपादक सीके टेलन। 9 कड़ाही रसायन संप्रदाय के आगमन पर ही वे सबका ध्यान आकर्षित करने लगे। पवेलियन लॉर्ड सी ने स्वयं उनका स्वागत किया। भव्य रसायन सह चिकित्सा सम्मेलन के आयोजक होने के नाते पवेलियन लॉर्ड सी को 9 कड़ाही रसायन संप्रदाय की उपस्थिति सुनिश्चित करने पर गर्व का अनुभव हुआ। वे जानते थे कि यद्यपि मेरेद अमर पवेलियन अत्यंत समृद्ध था, फिर भी लंबे इतिहास वाले संप्रदायों द्वारा इसे कभी कभी तुच्छ समझा जाता था और महज एक समूह मात्र माना जाता था। 9 कड़ाही रसायन संप्रदाय का सम्मेलन में उपस्थित होना मेरेद अमर पवेलियन के प्रति एक प्रकार की स्वीकृति मानी जा सकती है। किसी भी गुट को धीरे धीरे विकसित और परिपक्व होने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार एक लंबी विरासत को संजोने में समय लगता है। शायद भविष्य में असंख्य अमर मंडप एक समृद्ध विरासत वाला दिव्य या अमर संप्रदाय बन जाएगा, जो दूसरों का सम्मान और प्रशंसा अर्जित करेगा। बेशक इसकी शुरुआत असंख्य दिव्य क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने से होगी। स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स, आपके यहाँ आने और आपकी गरिमा में उपस्थिति से मैं वास्तव में सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। मैंने मायरीड सिटी में फैली महामारी को दूर करने के लिए इस भव्य रसायन विज्ञान सह चिकित्सा सम्मेलन का आयोजन किया है। मैं पूरी तरह से सेक्रेट हैंड्स पर निर्भर रहूंगा। इसके अलावा मैं अपने संप्रदाय के कुछ रसायन शास्त्रियों को भी अपने साथ यहाँ लाया हूँ। आशा है कि आपसे कुछ मार्गदर्शन और सलाह प्राप्त कर सकूंगा। पवेलियन लॉर्ड सी ने मुट्ठी जोड़ते हुए कहा। पवेलियन लॉर्ड सी, मैं इस महामारी का समाधान करने के लिए इस सभा में आया हूँ। साथ ही मैं कुछ कनिष्ठ शिष्यों को प्रायोगिक प्रशिक्षण देने के लिए भी लाया हूँ, स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स ने हल्के स्वर में कहा। जल्द ही 9 काल्ड्रॉन अल्केमिकल सेक्ट के सदस्यों को सम्मान के स्थानों पर बैठाया गया। इसके तुरंत बाद बेहतरीन कद काठी वाली महिला परिचारिकाओं का एक समूह फलों, मादक पेय पदार्थों और उत्तम शराब से भरी थालियां लेकर आया और उन्हें 9 काल्ड्रॉन अल्केमिकल सेक्ट के सामने वाली मेज पर रख दिया। मायरीड इमॉर्टल पवेलियन एक समृद्ध संप्रदाय था, इसलिए हर थाली में उच्च कोटि के आध्यात्मिक फल या अमृत परोसे जाते थे। साधारण योद्धा ऐसे स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद नहीं ले सकते थे। इन व्यंजनों का स्वाद तो अद्भुत था ही, साथ ही एक बार का भोजन वर्षों की कठिन साधना की ऊर्जा को भी तृप्त कर देता था। मुझे इस अमर मंडप से कभी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ इतना बढ़िया खाना मिलेगा।
दुर्भाग्य से उन्हें यह नहीं पता कि इस बैंगनी ड्रैगन फ्रूट को सीधे नहीं खाना चाहिए। इसके बजाय इसे स्पिरिट हॉट ड्यू में डुबोकर खाना चाहिए। इससे इसका स्वाद और भी मीठा और सुगंधित हो जाएगा। साथ ही इससे बैंगनी ड्रैगन फ्रूट का सारा सार निकलेगा जो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। नवधनी तो नवधनी ही होते हैं, इतनी अच्छी चीज़ों की बर्बादी। लाल कपड़े पहनी लड़की ने बैंगनी ड्रैगन फ्रूट पकड़ रखा था और अपने बड़े भाई से यह कहते हुए उसने अपना सिर हिलाया। उसका बड़ा भाई लगभग 20 वर्ष का लग रहा था। उसने एक लंबा बैंगनी चोगा पहना हुआ था। उसकी आंखें चमकीली थीं और उसके दांत सीधे थे। अजीब बात यह थी कि उसके दोनों हाथों में 6-6 उंगलियां थीं, कुल मिलाकर 12 उंगलियां। इसके अलावा ये सभी 12 उंगलियां एक महिला की तरह लंबी और पतली थीं। पब फ्यूचर विज्ञापन। उसने जवाब दिया, छोटी बहन यूं बैंगनी ड्रैगन फ्रूट और स्पिरिट हॉट ड्यू वैसे भी दुर्लभ हैं, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि इन दोनों को एक साथ मिलाना है। बस चुपचाप खा लो। 9 कार्लरॉन अल्केमिकल सेक्ट के सभी सदस्यों को आध्यात्मिक भोजन परोसे जाने के बाद महिला परिचारिकाओं ने अन्य गुटों के कीमियागरों और जड़ी बूटी विशेषज्ञों को आध्यात्मिक भोजन परोसा। हालांकि उस आध्यात्मिक भोजन की गुणवत्ता बहुत ही घटिया थी। वहां 10,000 रसायन शास्त्री और चिकित्सक उपस्थित थे। सभी को उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक भोजन परोसना असंभव था क्योंकि इसमें बहुत अधिक खर्च आता। यहाँ तक कि असंख्य अमर मंडप भी इसे वहन नहीं कर सकता था। इस लिहाज से 9 कार्लरॉन अल्केमिकल सेक्ट के साथ किया गया बर्ताव सबसे अलग था। अन्य कीमियागरों, चिकित्सकों और यहाँ तक कि कुछ अपेक्षाकृत अज्ञात लोगों को भी बैठने की जगह नहीं दी गई। वे भीड़ में गुम हो गए। मायरी डिमोटल पवेलियन द्वारा दिए गए तरजीही व्यवहार से कई कीमियागर नाखुश थे। ऐसा ही एक युवक यून के बगल में बैठा था। वह स्वर्ग अध्याय से आया था। हालांकि यून को राजकुमारी व्हाइट फॉक्स ने रसायन शास्त्री के रूप में आमंत्रित किया था, लेकिन उनकी इस स्थिति के कारण उन्हें अमरता मंडप में कोई विशेष सुविधा नहीं मिली। बैठने की व्यवस्था में उन्हें अन्य साधारण रसायन शास्त्रियों के साथ ही रखा गया था। ये क्या बकवास है। मायरी डिमोटल पवेलियन ने हमें यहाँ सिर्फ सहायक की भूमिका निभाने के लिए बुलाया है। शुरू से ही उनकी सारी उम्मीदें 9 कार्लरॉन अल्केमिकल सेक्ट पर टिकी हुई हैं। हम तो बस यहाँ संख्या पूरी करने के लिए हैं। कितना घिनौना है। युवा रसायन शास्त्री की बड़बड़ाहट सुनकर यून मुस्कुराया। वह युवक ऐसा लग रहा था मानो उसने सदियों तक साधना की हो। कुछ 100 साल पुराना रसायन शास्त्री साधारण योद्धाओं की तुलना में काफी कुशल था। बेशक भेस बदले हुए यून दिखने में कहीं अधिक उम्रदराज लग रहा था। मैं आपको कैसे संबोधित करूं? आप मुझे परिचित नहीं लग रहे हैं। युवा रसायन शास्त्री ने यून को देखा। लिन यून। यून ने लापरवाही से जवाब दिया। उसने लिन शिंटोंग का उपनाम इस्तेमाल किया। तो ये हैं कीमियागर लिन। क्या आप मेरे पैराडाइज चैप्टर के निमंत्रण पर आए हैं? मेरा नाम झांग शियाओटियन है। मैं पैराडाइज चैप्टर में पला बड़ा हूँ। जब झांग शियाओटियन बोल रहा था तभी उसने एक आध्यात्मिक फल उठाया और उसे चबाने लगा, मानो वह अपना सारा गुस्सा उस फल पर निकाल रहा हो। उसका स्वभाव काफी स्पष्टवादी था और उसके चेहरे पर उसकी भावनाएं साफ झलक रही थीं। दरअसल वहां मौजूद 10,000 कीमियागरों और जड़ी बूटी विशेषज्ञों में से कई ऐसे थे जो उनकी जैसी ही भावनाएं रखते थे। योद्धा सभी स्वाभिमानी होते थे। रसायन शास्त्री और जड़ी बूटी विशेषज्ञ मूलतः विशेष विशेषज्ञता वाले योद्धा ही होते थे, इसलिए उनका स्वाभिमान और भी अधिक होता था। वे सदा उच्च कोटि का जीवन व्यतीत करते थे। असंख्य लोग उनकी सेवाएं लेने के लिए तत्पर रहते थे। यहाँ तक कि एक साधारण रसायन शास्त्री को भी छोटे छोटे संप्रदायों द्वारा सम्मानपूर्वक सराहा जाता था और उसकी सेवा करने की इच्छा रखी जाती थी। उन्होंने 9 कार्लरॉन अल्केमिकल सेक्ट और कैंडल कार्लरॉन डिवाइन टेरिटरी के बारे में तो सुना ही था। वास्तव में दोनों का ही रसायन विद्या में एक गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन सुनी सुनाई बातों पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्हें स्वयं अपनी आंखों से देखना चाहिए। कई रसायन शास्त्री आश्वस्त नहीं थे और वे इस कथित उच्च स्तरीय संप्रदाय की सच्चाई की पड़ताल करना चाहते थे। कुछ दौर शराब पीने के बाद माहौल और भी खुशनुमा हो गया। गुयुआन परिवार के एक बुजुर्ग अचानक खड़े हुए और बोले, सभी को नमस्कार। मैं गुयुआन परिवार से गुयुआन जैन हूँ। मैं पवेलियन लॉर्ड सी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपने पहले बताया था कि आपने 9 कार्लरॉन अल्केमिकल सेक्ट के मास्टर्स को मायरी डिमोटल पवेलियन के युवा अल्केमिस्टों को सलाह देने के लिए आमंत्रित किया है। क्या मुझ जैसे बुजुर्ग को भी कुछ सलाह मिल सकती है? बुजुर्ग ने धीमी और विनम्र स्वर में बात की। मंडप स्वामी सी ने सिर हिलाकर उनकी बात को अस्वीकार नहीं किया। क्या आपका कोई प्रश्न है? बेझिझक पूछें। मैं स्काईफायर सेक्रेड हैंड से पूछना चाहता हूँ। सभी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों में से जेड फ्लेम इमॉर्टल ऑर्किड नामक एक प्रसिद्ध जड़ी बूटी है। इसके अनेक प्रभाव हैं और इसके प्रत्यक्ष सेवन से साधना स्तर में वृद्धि हो सकती है। ये शरीर और प्राण शक्ति के लिए भी बहुत लाभकारी है। दुर्भाग्य से इसके सार को गोली में समाहित करना असंभव है। क्या स्काईफायर सेक्रेड हैंड्स को इस समस्या का कोई समाधान पता है? गुयुआन जैन ने अपनी बात धीरे धीरे कही। उसकी आंखें झपक रही थीं। जेड फ्लेम इमॉर्टल ऑर्किड को गोली में नहीं डाला जा सकता था क्योंकि यह स्वभाव से अग्नि तत्व से युक्त था। इसमें एक अत्यंत अस्थिर अग्नि तत्व से युक्त युआंची होती थी जो रासायनिक ज्वालाओं के संपर्क में आते ही जेड फ्लेम इमॉर्टल ऑर्किड को जलाकर राख कर देती थी। लेकिन वास्तव में कई साल पहले गुयुआन जैन को संयोगवश जेड फ्लेम अमर ऑर्किड को गोलियों में समाहित करने की एक विधि का पता चला था। सबसे पहले उन्होंने अग्निशोधन की जगह जल शोधन विधि अपनाई। दूसरे, उन्होंने जेड फ्लेम अमर ऑर्किड को पहले से तैयार करने के लिए निर्जन स्वर की तकनीकों का उपयोग किया। इस प्रकार वे जेड फ्लेम अमर ऑर्किड के औषधीय सार का केवल 1/3 भाग ही निकाल पाए। ऐसा कर पाना वाकई एक प्रभावशाली उपलब्धि थी। गुयुआन जैन को पहले से ही जवाब पता था। वह स्काईफायर सेक्रेड हैंड से सलाह नहीं मांग रहा था, बल्कि उसकी परीक्षा लेना चाहता था। वह जानता था कि 9 कार्लरॉन अल्केमिकल सेक्ट की रसायन विद्या में गहरी विरासत है, जिसकी बराबरी उसका गुयुआन परिवार कर सकता है। हालांकि 9 कार्लरॉन अल्केमिकल सेक्ट चाहे कितना भी महान क्यों न हो, वह हर मामले में अजेय नहीं हो सकता। जेड फ्लेम इमॉर्टल ऑर्किड पर अध्ययन करने में ही उन्हें 100 साल लग गए थे। उनका मानना था कि इस जड़ी बूटी के मामले में उनसे बेहतर विशेषज्ञ कोई नहीं था। आखिर एक रसायनज्ञ के पास इतनी सारी जड़ी बूटियां उपलब्ध थीं। बहुत कम लोग ही एक जड़ी बूटी पर इतना समय और मेहनत लगाते। गुयुआन जैन इसका इस्तेमाल केवल 9 कार्लरॉन अल्केमिकल सेक्ट को थोड़ा नीचा दिखाने के लिए करना चाहता था। अध्याय 1190 आधारशिला।
अनुवादक सीके टैलन, संपादक सीके टैलन। जैसे ही गुयुआन जेन ने अपना सवाल पूछा, सारा ध्यान उसी पर केंद्रित हो गया। वहां उपस्थित रसायन शास्त्रियों में से कई लोग गुयुआन जेन को जानते थे। वह दिव्य क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध थे और उन्होंने जेड फ्लेम अमर ऑर्किड में अपने कौशल का उपयोग करके काफी बड़ी संपत्ति अर्जित की थी। उसने जेड फ्लेम इमॉर्टल ऑर्किड का उपयोग करके 3 गोलियां तैयार की थीं। पहली 2 गोलियां पहले से मौजूद नुस्खे से बनाई गई थीं। एक नुस्खे में उसने एक विशेष जड़ी बूटी को जेड फ्लेम इमॉर्टल ऑर्किड से बदल दिया, जिससे उसका प्रभाव 2 गुना हो गया। तीसरी गोली गुयुआन जेन का मौलिक आविष्कार थी। उसने इसे जेड ऑर्किड जेन्युआन गोली नाम दिया था और यह उसकी गुप्त विशेषज्ञता थी। ये गुयुआन जेन, मुझे लगा था कि वह सचमुच सलाह मांगेगा, लेकिन वह तो बस 9 काल्ड्रॉन एल्केमिकल सेक्ट को अपमानित करने की कोशिश कर रहा है, गुयुआन जेन से परिचित एक रसायनज्ञ ने हंसते हुए कहा। वे सभी गुयुआन जेन के अतीत से वाकिफ थे। हाँ, भाई गुयुआन ने जो कहा वो मुझे बहुत पसंद आया। 9 काल्ड्रॉन एल्केमिकल सेक्ट के ये लोग हद से ज्यादा दिखावा करते हैं, खासकर वो जूनियर। ऐसा लगता है जैसे उनकी नाक इतनी ऊंची है कि सीधे उनके दिमाग तक नजर आ जाती है। अभी कुछ देर पहले ही तो उन्होंने हमारा पूरी तरह से अपमान किया और हमें गंवारों की तरह समझा। जी हाँ, हमारे असंख्य दिव्य क्षेत्र के कीमियाई कौशल और निर्जन स्वर तकनीक का विकास कई वर्षों में हुआ है। ये पहले से ही व्यवस्थित हो चुका है और संभवतः 9 कड़ाही कीमियाई संप्रदाय से उतना ही कमतर नहीं है। जैसे जैसे लोग बोलते गए, वे स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स की ओर देखते रहे और उनके द्वारा पहेली का उत्तर दिए जाने की प्रतीक्षा करते रहे। स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स ने एक प्याला स्पिरिट टीपी और प्याला हाथ में पकड़े रहा। सवाल उठते ही उसने दूसरे रसायन शास्त्रियों की प्रतिक्रियाओं से स्थिति का अंदाजा लगा लिया था। गुयुआन जेन को जवाब साफ पता था और वह जानबूझकर उसे मुश्किल में डाल रहा था, जिससे वह शर्मिंदा हो रहा था। हालांकि स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स अपने शिष्यों के अत्यधिक अहंकारी होने के खिलाफ थे, सच्चाई ये थी कि वे केवल यही चाहते थे कि वे मौखिक रूप से अनादर न करें। अहंकार की बात करें तो 9 काल्ड्रॉन एल्केमिकल सेक्ट के शिष्य होने के नाते वे अहंकारी कैसे नहीं हो सकते थे। 9 कड़ाही रसायन संप्रदाय के इतिहास में इसने 2 रसायन शास्त्री ऋषियों को जन्म दिया था। उस समय 9 कड़ाही रसायन संप्रदाय पूरे यांग देव स्वर्ग में प्रसिद्ध था। इन दोनों रसायन शास्त्री ऋषियों की विरासत को पुनर्तः अक्षुण्ण रूप से आगे बढ़ाया गया था। स्वयं उन्होंने अपना ज्ञान एक रसायन शास्त्री ऋषि, 1000 हाथ रसायन शास्त्री ऋषि से प्राप्त किया था। दिव्य क्षेत्र के इस रसायन शास्त्री को अपनी परीक्षा लेते देख स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स ने बेपरवाही से मुस्कुरा दिया। उन्हें जवाब देने की भी इच्छा नहीं हुई। भला 1000 हाथों वाले रसायन शास्त्री ऋषि की विरासत को साधारण रसायन शास्त्री कैसे समझ सकते हैं। वे इसका इस्तेमाल दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि यह 1000 हाथों वाले रसायन शास्त्री ऋषि का अपमान होगा। इसलिए गुयुआन जेन के अचानक पूछे गए प्रश्न से स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स नाखुश हो गए थे। उसने कटोरे को धीरे से नीचे रखा, 6 उंगलियों वाले युवक की ओर मुड़ा और कहा, हाओ ए, तुम उसे जवाब दो। जैसे ही यह बात कही गई, दिव्य क्षेत्र के सभी रसायन शास्त्रियों ने भौहें चढ़ा लीं। गुयुआन जेन ने स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स से सीधा सवाल पूछा था, लेकिन स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स ने उसे नजरअंदाज कर दिया और जवाब देने का काम अपने शिष्य को सौंप दिया। स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स ने 3000 वर्षों तक साधना की थी, जबकि गुयुआन जेन ने 1 लाख वर्षों से भी अधिक समय तक साधना की थी। हालांकि रसायन विद्या के क्षेत्र में योग्य गुरु ही होते हैं। गुयुआन जेन स्वयं को स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स से वरिष्ठ समझने का साहस नहीं करते थे। उन्होंने विनम्रतापूर्वक प्रश्न पूछकर औपचारिकताएं पूरी कर ली थीं। यह कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं था, लेकिन इसका उत्तर देने का दायित्व एक कनिष्ठ व्यक्ति को सौंपकर स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स ने यह प्रकट कर दिया कि वह इस शहर के रसायन शास्त्रियों के बारे में कितना कम सोचता था। जी हाँ, मार्शल अंकल। 6 उंगलियों वाला युवक खड़ा हुआ और बोला। उसने मुट्ठी बांधकर कहा, वरिष्ठ, मुझे जिज्ञासा है कि क्या आपके गुरु ने आपको कभी बताया था कि प्रश्न पूछने से पहले ये पूछना चाहिए कि वह सही है या नहीं, उसके बाद ही उसका कारण पूछना चाहिए। ओह, गुयुआन जेन का चेहरा उतर गया। तुम्हारा क्या मतलब है? वरिष्ठ महोदय, आपने कहा था कि जेड फ्लेम इमॉर्टल ऑर्किड को गोली में नहीं डाला जा सकता, लेकिन मेरा मानना है कि यह कथन ही गलत है। जेड फ्लेम इमॉर्टल ऑर्किड का औषधीय सार थोड़ा वाष्पशील होता है और कड़ाही में आसानी से राख में बदल जाता है, लेकिन यदि इस समस्या का समाधान हो जाए तो जेड फ्लेम इमॉर्टल ऑर्किड को आसानी से गोली में डाला जा सकता है। वरिष्ठ महोदय, आप ऐसा क्यों कहते हैं कि इसके सार को गोली में डालना असंभव है? 6 उंगलियों वाले युवक ने सहजता और धाराप्रवाह ढंग से बात की। हालांकि उसकी आवाज में विनम्रता थी, फिर भी उसके शब्दों में एक दबंगई का भाव था। गुयुआन जेन क्रोधित हो गया। उसने 100 साल जेड फ्लेम अमर ऑर्किड पर शोध करने में बिताए थे, लेकिन एक कनिष्ठ ने उसे एक ही वाक्य में खारिज कर दिया। क्या उसके 100 साल का यह परिश्रम एक मजाक था? सचमुच, अनादिकाल से ही नायक युवा ही होते आए हैं। आज मैंने आखिरकार इसे देख लिया। ठीक है, आप कहते हैं कि जेड फ्लेम इमॉर्टल ऑर्किड को आसानी से गोली में समाहित किया जा सकता है, तो मुझे समझाइए और दिखाइए कि इसे कैसे समाहित किया जाता है। गुयुआन जेन की आवाज में थोड़ी बेचैनी थी। यही तो उसकी खासियत थी, यही वो काम था जिसमें वो माहिर था। अपने से कनिष्ठ द्वारा अपमानित किए जाने पर भला उसे गुस्सा क्यों नहीं आता? वहां मौजूद रसायन शास्त्रियों ने सहमति में सिर हिलाया। 6 उंगलियों वाले युवक ने सचमुच अपने शब्दों में घमंड दिखाया था। उन्होंने स्वयं इस बात की पुष्टि की थी कि जेड फ्लेम इमॉर्टल ऑर्किड को गोलियों में नहीं मिलाया जा सकता। बड़े बड़े संप्रदायों में भी जेड फ्लेम इमॉर्टल ऑर्किड को संभालने के तरीके उतने सरल नहीं थे जितना उस 6 उंगलियों वाले युवक ने बताया था। छोटी बहन, चूंकि वे जेड फ्लेम इमॉर्टल ऑर्किड को गोलियों में समाहित होते देखना चाहते हैं, तो आप ही इसका प्रदर्शन क्यों नहीं करती? लोग 6 उंगलियों वाले युवक के कौशल प्रदर्शन का इंतजार कर रहे थे, तभी वह अचानक बैठ गया। उसने ये जिम्मेदारी अपने बगल में बैठी लाल पोशाक वाली लड़की को सौंप दी थी। ये देखकर वहां मौजूद रसायन शास्त्री क्रोधित हो गए। उसके रूप रंग से ऐसा लग रहा था कि उसने 2 शताब्दियों से भी कम समय तक साधना की थी। फिर भी वह भी जेड फ्लेम इमॉर्टल ऑर्किड को गोली में समाहित करना जानती थी। बुजुर्गों ने बोझ बुजुर्गों पर डाल दिया और बुजुर्गों ने उसे युवाओं पर डाल दिया। वे सचमुच युवाओं को ज्यादा महत्व नहीं देते थे। ठीक है, छी, ये तो बस एक जेड फ्लेम इमॉर्टल ऑर्किड है।
लाल कपड़े पहनी लड़की ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा। अपने पैर की उंगलियों को थपथपाते हुए उसकी सुंदर आकृति एक फुर्तीली लाल गौरैया की तरह चौक के बीचों बीच आ गई, मानो धूल का एक कण भी न हिला रही हो। किसके पास जेड फ्लेम इमॉर्टल ऑर्किड है? मुझे इस्तेमाल करने दो। मुझसे यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि मैं ऐसी जड़ी बूटियां अपने साथ लेकर घूमूं। बहुत खूब, वाकई बहुत खूब। लाल कपड़े पहनी लड़की के शब्दों में छिपी अवमानना सुनकर गुयुआन जैन और भी क्रोधित हो गया। जिस जड़ी बूटी पर उसने इतना समय शोध करने में लगाया था उसे वह इतनी तुच्छ समझती थी। मेरे पास एक है। गुयुआन जैन ने लाल कपड़े पहनी लड़की पर एक लाल जड़ी बूटी फेंकी। उसने लापरवाही से उसे पकड़ा और एक कड़ाही निकाली। इसे बिना किसी झंझट के आराम से करो। बस इसे गोली में मिला दो और ज्यादा दिखावा मत करो। उसी क्षण स्काईफायर सेक्रेड हैंड्स की आवाज उसके कानों में गूंजी। जी हाँ मार्शल अंकल। लाल पोशाक वाली लड़की ने अपने होठों को थोड़ा सा मोड़ा। हालांकि जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, स्काईफायर सेक्रेड हैंड्स समझ गया कि उसने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया है। लाल वस्त्र पहने लड़की ने जानबूझकर कड़ाही का मुंह खोल दिया था, जिससे सभी लोग जेड फ्लेम इमॉर्टल ऑर्किड की शुद्धिकरण प्रक्रिया देख सकें। रसायनशास्त्री आमतौर पर ऐसा नहीं करते थे। स्काईफायर सेक्रेड हैंड्स ने सिर हिलाया लेकिन कुछ नहीं कहा। चूंकि इन लोगों ने 9 काल्ड्रॉन एल्केमिकल सेक्ट की विरासत पर संदेह किया था, इसलिए उन्हें ज्ञान देना आवश्यक था। अगर उन्हें ज्ञान नहीं दिया गया तो वे कुएं के मेढक की तरह बने रहेंगे, ये सोचते हुए कि उनके रसायन शास्त्र बेजोड़ हैं। उसने सचमुच मुंह खोला। इससे कड़ाही के अंदर की संरचना थोड़ी अधूरी रह जाएगी। इससे औषधीय सार का शोधन और भी कठिन हो जाएगा। कितना अहंकार है। वहां मौजूद रसायन शास्त्रियों ने अपनी टिप्पणी दी, जिसे लाल पोशाक वाली लड़की ने अनसुना कर दिया। उसने कहा, चूंकि यह जेड फ्लेम इमॉर्टल ऑर्किड है तो मुझे एक जेड स्पिरिट पिल बनाने दीजिए। लाल कपड़े पहनी लड़की के बोलते ही उसकी हथेली में बर्फीली नीली लौ उभर आई। जब लौ जल रही थी तो उसमें कोई गर्मी नहीं थी। इसके बजाय उससे ठंडक निकल रही थी। लाल कपड़े पहनी लड़की ने लापरवाही से अपनी उंगली हिलाई, जिससे लौ कड़ाही में चली गई। इसके बाद उसने जेड फ्लेम इमॉर्टल ऑर्किड को उसमें फेंक दिया। उसकी उंगलियां तेजी से चलने लगी और वह तेजी से मुहरें बनाने लगी। ये मुहरें जेड फ्लेम इमॉर्टल ऑर्किड को घेर लेती थीं और उसके भीतर गहराई से अंकित हो जाती थीं। इस प्रकार जेड फ्लेम इमॉर्टल ऑर्किड धीरे धीरे बर्फीली नीली लौ से घिर गया। कड़ाही के मुख से लोग जेड फ्लेम अमर ऑर्किड की शुद्धिकरण प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे। आश्चर्यजनक रूप से जब जेड फ्लेम अमर ऑर्किड को लौ से घेरा गया तो वह गर्म नहीं हुई। इसके बजाय उसकी सतह पर पाले की एक पतली परत जम गई। बर्फ की परत धीरे धीरे मोटी होती गई, यहां तक कि उसने जेड फ्लेम इमॉर्टल ऑर्किड को पूरी तरह से ढक लिया। भीड़ को जो दिखाई दे रहा था वह किसी कड़ाही में जलती हुई बर्फ के टुकड़े जैसा था। लगभग 15 मिनट बाद एक अद्भुत दृश्य घटित हुआ। बर्फ में जमी हुई जेड फ्लेम इमॉर्टल ऑर्किड धीरे धीरे पिघलने लगी। 5 मिनट बाद जेड फ्लेम इमॉर्टल ऑर्किड पिघलकर हल्के लाल रंग के तरल में बदल गया। ये क्रिस्टलीय था और चमक रहा था। बर्फ में जमे होने के कारण ये बेहद खूबसूरत लग रहा था। ऐसा प्रतीत हुआ कि लाल वस्त्रधारी लड़की द्वारा जड़ी बूटियों के सार को निकालने की प्रक्रिया बेहद सफल रही। ये तो गुयुआन जैन द्वारा खोजी गई प्रक्रिया से भी कहीं अधिक संपूर्ण थी। ये कैसे संभव है? क्या यह इतना आसान है? इसे सीधे आग में जलने दो। यह आग इतनी ठंडी क्यों है? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। गुयुआन जैन ने बुदबुदाया। जेड फ्लेम इमॉर्टल ऑर्किड में अग्नि तत्व का अत्यंत अस्थिर गुण था। आग के संपर्क में आते ही यह फट जाता था, लेकिन लाल कपड़े पहनी लड़की ने बर्फीली ठंडक फैलाने वाली ज्वाला का उपयोग करके इस अस्थिर जड़ी बूटी के सार को बर्फ में जमा दिया था। क्या सच में उसके पास ऐसी ज्वाला थी? मुझे पता है, ये तो एक्सट्रीम फ्रॉस्ट आइस फ्लेम है। किताबों में इसके बारे में लिखा है। यह एक आध्यात्मिक ज्वाला है जो करोड़ों वर्षों से बर्फ के पहाड़ों के मध्य क्षेत्रों में जन्म लेती है। ये निराकार और निशानहीन है, इसलिए इसे खोजना बेहद मुश्किल है। क्या सच में तुम्हारे पास ऐसी ज्वाला है? गुयुआन जैन ने अचानक ऐसे कहा जैसे उसने अपनी आत्मा खो दी हो। लाल पोशाक वाली लड़की ने जैसे ही उससे अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए कहा गया, वैसे ही उसने अत्यंत बर्फीली ज्वाला प्रकट कर दी। उसने ऐसी ज्वाला के बारे में केवल किताबों में ही पढ़ा था और यह पहली बार था जब उसने इसे प्रत्यक्ष रूप से देखा था। कम से कम आप ज्ञानी तो हैं। जी हाँ, यह है एक्सट्रीम फ्रॉस्ट आइस फ्लेम। यह एक्सट्रीम फ्रॉस्ट आइस फ्लेम वाकई दुर्लभ है। मेरे 9 काल्ड्रॉन एल्केमिकल सेक्ट के लिए भी इसे पाना आसान नहीं था। लेकिन मेरे 9 काल्ड्रॉन एल्केमिकल सेक्ट के पूर्वजों में रसायन शास्त्र के विद्वान थे। उनमें से एक को 1 अरब वर्षों से बर्फ में जमे हुए एक बेहद ठंडे इलाके में तारे के आकार का एक बर्फीला पहाड़ मिला। उन्होंने उस बर्फीले पहाड़ के केंद्र तक खुदाई की और दशकों तक एक्सट्रीम फ्रॉस्ट आइस फ्लेम की लालटेन की खोज में लगे रहे। अत्यंत निर्बल हिमज्वाला अकेली ज्वाला नहीं है। इसे प्राप्त करना दुर्लभ है, लेकिन इसमें और ज्वालाओं को पोषित करने की विशेष क्षमता है। मातृ ज्वाला से संतान ज्वालाओं का पोषण किया जा सकता है। अत्यंत निर्बल हिमज्वाला की मातृ ज्वाला का पोषण मेरे नौकड़ाही रसायन संप्रदाय में करोड़ों वर्षों से किया जा रहा है। यह महागुरु द्वारा नियंत्रित है। यद्यपि मेरे पास जो ज्वाला है वह मातृ ज्वाला से उत्पन्न संतान ज्वाला है, फिर भी यह जेड फ्लेम अमर ऑर्किड को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए जब आपने कहा कि जेड फ्लेम अमर ऑर्किड को गोलियों में समाहित नहीं किया जा सकता तो मैं असमंजस में पड़ गया। इसे समाहित क्यों नहीं किया जा सकता? क्या ये बहुत सरल नहीं है? लाल कपड़े पहनी लड़की ने पलटवार करते हुए सवाल ही पूछ लिया। उसकी मुस्कान देखकर गुयुआन जैन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने लाल कपड़े पहनी लड़की की ओर इशारा किया, लेकिन कुछ बोल नहीं सका। आखिर वो क्या कह सकता था? जेड फ्लेम इमॉर्टल ऑर्किड्स को गोलियों में समाहित करने की विधि खोजने से पहले उन्होंने अनगिनत प्रयोग किए थे। फिर भी उनके जीवन भर का ये कार्य दूसरों की नज़रों में एक मजाक बन गया था। यही वह मूलभूत आधार था जिस पर एक अति परिष्कृत संप्रदाय ने अपना अस्तित्व स्थापित किया। उनके लिए ऐसी चीजों पर शोध करने की आवश्यकता नहीं थी। मूलभूत ज्ञान से ही इसका आसानी से समाधान हो जाता था। अत्यंत बर्फीली ज्वाला। जब तक कोई मुख्य शिष्य बना रहता उसे अत्यंत बर्फीली ज्वाला प्राप्त होती। तो जेड फ्लेम अमर ऑर्किड को एक गोली में समाहित करना कितना मुश्किल हो सकता है? बस ज्वलनशील अग्नि तत्वीय गुण को बर्फ में सील करना ही काफी होगा।